नहीं था, लेंथी था। ठीक है। मतलब एकदम प्रिपेयर नहीं था इस तरह की क्वेश्चन के लिए। हाँ, वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो, बात ठीक है, लेकिन एग्जाम कैसा भी आ सकता है। मैं हमेशा कहती थी कि एग्जाम काफी हाँ मैम। अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो आपके पास 3 सेक्शन है। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस पे 60 मिनट देने हैं तो 60 ही देने, इससे ज्यादा नहीं देने। अब चाहे आपके 5 क्वेश्चन छूट रहे हैं, उनको आप मार्क फॉर रिव्यू कर लो, देख लो कि इनमें से 5, मान लो, क्वेश्चंस छूटे हैं, इसमें से आप अपने क्वेश्चंस डिवाइड कर लो। मान लो आपके 3 हैं, 2 आपकी डोमेन से बाहर हैं, आपको आते ही नहीं है, इन पे मार्क फॉर रिव्यू कर लो, बाद में टाइम होगा तो इन पे आ जाएंगे। फिर इस पे मान लो हमें 40 मिनट देने थे या जो भी था, तो इस पे 40 से ज़्यादा नहीं देने। इस पे रिमेनिंग जितने भी 70 मिनट देने थे, उसके बाद मान लो आपके पास 10 मिनट बचते हैं, तो उसमें आपने जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन कर रखे हैं, उनको आपको देखना है। एकदम ऑप्टिमम तो ऐसा हो नहीं जाएगा कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि हमने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, हम अटके ही ना रह जाएं क्वेश्चंस पे। पर चलो, ये होता ही है हर एग्जाम में। अब ये हाँ मैम। ज़्यादा लेंथी था। अगर आपने एमएसक्यू अच्छे से कर लिए होंगे, बी और सी भी अच्छे से कर लिया होता, तो आप मैच करोगे तो पता चलेगा। मैच किया है किसी ने? न्यानेश, आपने किया? यस मैम। कितने बने अब तक? 42 बन रहे हैं मैम। 42 बन रहे हैं, दो चार आगे पीछे भी होंगे। हाँ हो सकता है, उस जो आंसर किए ना उससे चेक किया मैम। 40 से चेक किया। 42 अराउंड मेहनत के भी बन जाएंगे मुझे लगता है। 36 मैम के मेरे लिए। नेट सेक्शन में बहुत सारे गलती हुई है मैम, मतलब टाइम चला गया बहुत सारा और मार्क्स तो नहीं मिले उसमें। तो अच्छा, 2 मार्क्स के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेक्ट है, बाकी 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट है। इतनी गलतियां हो गई? यस मैम। मैम इजी इजी क्वेश्चन, मतलब उसमें जो दिया था ना राउंडेड ऑफ टू टू डेसिमल प्लेसेस, मतलब उसमें इंटीजर आंसर आ रहा था मेरा, बट मुझे लगता था कि वो उन्होंने ऐसे दिया है, तो मुझे लगा नहीं नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कभी कभी इंटीजर भी आता है। मुझे तो लगता है, पता नहीं, शायद एक में ही इंटीजर आ रहा था, जो भी हो। वो तो अपनी उसके लिए दे देते हैं ना कि कुछ भी आ सकता है, या कई बार कंफ्यूज करने के लिए ही दे दिया जाता है। क्वेश्चंस हमें वही सिलेक्ट करने थे जो हमारे बस के हैं। अब जैसे 46 है, अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। यस मैम, इसमें फर्स्ट टू 10 में 9 क्वेश्चन हो गए मेरे, सिर्फ एक गलत है। और मतलब फर्स्ट टू 10 मतलब सेक्शन सी में जो हाँ। 20 क्वेश्चन होते हैं ना, हम्म। उसमें 20 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन हो गए, और बाद में जो 10 क्वेश्चन है उसमें गलत है सब, सिर्फ 2 ही करेक्ट है। अच्छा, तो वही है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा पहचानना पड़ता है कि हमारे। चलो, बाकी तो असल आज में से मैम जीके की थोड़ी बहुत मतलब, अपडेट होगी, तो वैसे अभी हताश होने की जरूरत नहीं है। मार्क्स ठीक है आपके। ठीक है। और निर्मली, आपने और किया मैम मैच? मतलब प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया एग्जाम में। मैं तो सच बताऊं, कल नेट का पेपर था, मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ गया, पता नहीं क्या हो गया था कल। इतने बेसिक क्वेश्चंस भी इतने स्ट्रगल के साथ निकल रहे थे कुछ क्वेश्चंस। वही बात मैम, मैम ये ऐसा नहीं कि मैम बाद में हो जाता तो मैंने बहुत अच्छा कर देता दिया होता या फोड़ देता, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मेरा जो परफॉर्मेंस उस दिन निकाली थी ना, ऐसा परफॉर्मेंस आज भी अगर दोगे, आज भी होता वो क्वेश्चन ऐसा ही निकलता मेरा। पर पता नहीं क्यों एग्जाम हॉल का जो अलग सा प्रेशर है, मतलब ऐसा नहीं था मैं कि अपने मैं बहुत। अपना तो प्रेशर प्रेशर तो होता ही है, खैर, पर मेरी वजह क्या रही मुझे समझ में नहीं आया कल, काफी अजीब हुआ, मतलब इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। पर जो भी है, थोड़ा बहुत प्रेशर तो सब पे ही होता है एग्जाम हॉल का। और वहाँ 3 घंटे 3 मिनट की तरह निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। खैर, वो सब चीज़ें सबके हाँ साथ मैम। होती हैं, अब उस पे हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ ही कुछ एक्स्ट्रा था। तो हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा आगे जो भी एग्जाम्स हम देने वाले हैं उनके लिए। यस मैम। देखिए मैम, ये वाला पे तो मेरा उतना भरोसा नहीं है इस वाले एग्जाम में। मैम एक्चुअली इस आसान आसान क्वेश्चन में मेरा इतना गलती कर दी ना मैम, आप मतलब सोचोगे भी नहीं, मतलब ऐसा गलती मैंने टेस्ट सीरीज में भी नहीं किया।
जिस तरह की गलती कर दी। नहीं मैम तो इस साल हाँ सेक्शन भी इजी था मैम, तो सेक्शन सी के मुकाबले भी, क्योंकि सेक्शन भी बहुत जल्दी हो गया मैम, मतलब हाँ 20 मिनट्स में ही हो गया। सेक्शन भी ठीक था। सेक्शन ए के कुछ एमसीक्यू थे 1 मार्क के, वो भी ठीक थे। चलो हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू एमएसक्यू, और उस पर हम कल आएंगे। कल इसको निपटा लेंगे, चाहे 2 क्लासेस लेनी पड़े सुबह शाम। बता देना आप लोग जैसा भी हो। तो कहने का मतलब है कि पेपर मुश्किल नहीं था। पेपर में से आपको ना क्वेश्चंस में फंसना नहीं था, बस ये पेपर ऐसा था। और मतलब इतना साफ सुथरा पेपर, नेट का पेपर मैं बताऊं क्या था। यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है, यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है उसी की पूरी। फिर ऑप्शन इंग्लिश में है, ऑप्शन हिंदी में है, इंग्लिश में है हिंदी में। इतनी ज्यादा खिचड़ी अजीब तरीके से मचा रखी थी इन्होंने, और इतना ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा था। खैर हुआ वो सबके साथ, लेकिन सब लोग परेशान थे उस चीज से कि पहले इंग्लिश में आता था तो इंग्लिश में ही आता था, अभी इस बार इन्होंने इतना परेशान कर दिया इस तरीके का देके। खैर चलो, देखो कितना साफ सुथरा पेपर। और इंटरफेस भी जैम और गेट का इतना अच्छा होता है आईआईटी वालों का। एनटीए का इंटरफेस पता नहीं कैसा था, बिल्कुल मतलब लो लेवल का इंटरफेस था। खैर फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आसानी क्वेश्चन था, एम मैट्रिक्स दे रखी है। कभी कभी हमें क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से भी सोच लेना चाहिए। किसी ने किया है ये ठीक गलत कुछ? नहीं मैम, हाँ, ये भी मैम सही ये हुआ चार मेरा। पांच क्वेश्चन देखे ही नहीं मैम मैंने एग्जाम में। अच्छा आपने देखे ही नहीं। और निर्मल आपने? ये वाला सही हुआ मैम, 34 आया मेरा। हाँ, एम निकालोगे एम स्क्वायर निकालोगे, करके देख लेना। एम स्क्वायर निकालोगे वो कुछ आएगा। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर करके एम की पावर 4 भी निकाल सकते हो। और कोई इजी तरीका हो तो बता देना, मुझे तो अभी यही दिखा है। एम की पावर 8 से आप एम फोर करके एम की पावर 8 निकाल सकते हो। तो 2x2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन है। हल्का सा टाइम लग सकता है, पर 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इसके अंदर। एम से एम स्क्वायर निकालेंगे एम इंटू एम करके। सेकेंड स्टेप में ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, थर्ड स्टेप में ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एम की पावर 8 जैसे ही पता चल जाएगी आपको ए बी सी डी, तो उसके बाद तो फिर क्या ही है, दो एक मैट्रिक्स और एक वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन ही तो है। तो एक्स वाई निकल के आ जाएगा, एक्स यहाँ पे 34 आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है एग्जाम हॉल के प्रेशर में किसी को ये भी ना हुआ हो। लास्ट 10 मिनट्स में देखा था मैंने, तो नहीं किया फिर। हाँ नहीं, समझदारी है। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा ना लास्ट के 10 मिनट्स में, हम वही क्वेश्चन उठाए लास्ट के 10 मिनट में जो हमें लग रहा है कि हमसे हो जाएंगे। अब इस पे कोई लास्ट के 10 मिनट में टाइम वेस्ट करे, उसको समझ में ही नहीं आया। जिसको समझ में आ गया देखते ही कि सिंपल ही है क्वेश्चन, वो तो करे। लेकिन जिसको नहीं समझ में आया उसको क्या करने का फायदा। अब ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। मतलब आप ये देख के चलो, ये क्वेश्चन कट ऑफ के अंदर है। ये क्वेश्चन सबका होना चाहिए था। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी सबका होना चाहिए था, और फर्स्ट भी मैं मान लूँ एक 50 गलती कर दी मैम सेकंड में। 50-50 मान लूँ। लेकिन सेकंड तो सबका होना चाहिए था। सेकंड तो 100 सब करके आए हैं, ये मान लो ये कट ऑफ के अंदर है ये क्वेश्चन। बस यही मैंने गलती कर दी मैम। इसका ऑप्शन क्या होगा? D4 आएगा ना? और आएगा। हाँ, ये गलती कर दी मैंने, 3 कर दी। बताओ, सिर्फ गलतियों की वजह से आप पीछे जाओगे अगर जाते हो तो। अगर एक्चुअली मैम मैं पहले मैम 4 ही किया था, उसके बाद जब फिर से दोबारा दिखा ना, हम्म तब एक चीज मेरे को बहुत कंफ्यूज कर दी कि अगर 4 होगा तो एक 4x4 मैट्रिक्स तो मिलना चाहिए, जो इसका मतलब रैंक 4 मतलब फुल रैंक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मुझे नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने 3 कर दी। आपका मतलब क्या, 4x4 मैट्रिक्स ढूंढना इसमें इतना आसान था? मतलब आप इतना लंबा कर करके देख रहे हो, 4x4 मैट्रिसेस कर करके इसमें देख रहे हो, इतना आसान है? कितनी 4x4 मैट्रिसेस मिल सकती है इससे? 6C4, आपने 6C4 मैट्रिसेस चेक की? 4 3 2 1, मतलब 15 मैट्रिसेस आपने चेक कर डाली। ये तो तरीका ही गलत है देखने का एग्जाम में। कि इतनी मैट्रिसेस हम देख कैसे सकते हैं कि अपनी आंखों से हम देख लें? और कई बार तो देख भी लेंगे ना तो भी गलती होने के चांसेस होते हैं। रोएशनल फॉर्म से करो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे पीछे वेक्टर होंगे, लगेगा कि क्या हो रहा है, बट कैसे भी करोगे रोएशनल फॉर्म से आपको पता चल जाएगा। ये
4 रैंक के मैट्रिक्स है, और ऐसी कोई घबराने वाली बात होती ही नहीं है। वही मैं कह रही हूँ, आप 3 मिनट इस क्वेश्चन पे लगा रहे हो, कोई 4 मिनट लगा रहा है, आप 3 मिनट में इसको गलत कर रहे हो और कोई 4 मिनट में सही कर रहा है, तो उसका ही ठीक माना जाएगा ना, उसका 1 मिनट यूजफुल हुआ, आपने 3 मिनट वेस्ट किए नेगेटिव में, उसने एटलीस्ट 4 मिनट्स का यूज तो किया। तो टाइम लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती कर देना ना नेगेटिव में ले जाता है हमें, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। स्क्रीन मैम नहीं आपकी दिखाई दे रही। स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आपका कट गया था असल में। अच्छा, आवाज आ रही है या? अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड। आवाज ठीक आ रही है? हाँ मैम। 1 मिनट रुकना, मैं ठीक कर लूँ उससे। ठीक है ना, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। मैं ये कह रही थी कि आप जब इसके कॉलम चेक करने लग गए, 4x4 मैट्रिसेस, इसमें से कितनी बनेगी? इसमें 15 4x4 मैट्रिसेस बनेंगी, आप इतनी कैसे चेक कर पाओगे? ये तरीका गलत था निर्मल्य, कोई नहीं कर सकता, हाँ मैम। चाहे एग्जाम हो चाहे एग्जाम हॉल से बाहर बैठे हो, तब भी नहीं कर सकते आप, कंफ्यूज हो जाओगे एकदम। 15 मैट्रिसेस कौन उठा उठा के देख सकता है? जो तरीका है ना, एक तरीके से चलना चाहिए। आप उस तरीके, जो रोटेशनल फॉर्म वाला तरीका, आपको उससे विश्वास उठ गया, आपने सोचा कि मैं दूसरे तरीके से वेरीफाई कर लेता हूँ, ये दिमाग में आया होगा, लेकिन वो वेरिफिकेशन का तरीका ही गलत था। मैट्रिक्स ढूंढना, अब वो मैट्रिक्स मिलना आसान तो है नहीं, तो सीधे चेक करो अपने मेथड से, चाहे इसको थोड़ा घुमा फिरा के ट्रांसपोज लेके जैसे मर्जी ऊपर नीचे कोई कॉलम कहीं भी रख के चेक कर लो, वो ठीक है, लेकिन इसमें नॉन जीरो डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स फाइंड करना वो समझदारी नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड तो बहुत ही सिंपल था, फ्री का 1 नंबर है, ये भी सबने किया है, मैं मान के चलती हूँ। नहीं किया था मैम इसको। मैंने भी, मतलब मैम एग्जाम में मुझे ये हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन ही आया था, और इसमें जो बी और सी ऑप्शन है ना, वो मुझे सेम में दिखाई दे रहे थे एग्जाम में। मैं बहुत बार देखा मैम, मैंने इसको 3-4 बार देखा होगा, मुझे लगा फिर ये मार्क्स टू ऑल क्वेश्चन है। तो अच्छा, बी और सी ऑप्शन में कुछ समझ में नहीं आया था मैम, क्या करूँ, फिर छोड़ दिया देखो इसको ये तो प्लेन। सबसे बड़ी बात है, रैशनल से नहीं आएगा तो जीरो कैसे आएगा इसके अंदर, जीरो फंक्शन। अब ये आपको सेम दिखाई दिए तो एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं मानती हूँ, क्योंकि अगर ये पेपर आपके हाथ में हो तो थोड़ी सी अलग बात होती है, पेपर स्क्रीन पे होता है तो कई बार आंखें चौंधिया जाती हैं, कुछ उल्टा सीधा देखने लग जाता है। अब देखो, जैसे यहाँ पे =1 दे रखा है और यहाँ पे =1 दे रखा है, तो ये दोनों तो सब स्पेस बनने नहीं थे, जीरो किसी में नहीं आ रहा, तो सब स्पेस ये बनना था, ठीक है ना? जबकि ये फ्री का नंबर था, 80% लोग इसको सही करके आए होंगे, अब 20% ऐसे होंगे जिन्होंने आप जैसी गलतियां की होंगी, ठीक है? वही मैं कह रही हूँ ना, इसके एमसीक्यू के जो क्वेश्चन थे वो काफी सिंपल थे। चलो वो सब आपने घबराहट में देखे इसलिए आपको नहीं दिखे, वो तो मैं समझ सकती हूँ। निर्माली, आपने पहले कौन सा सेक्शन, अच्छा आपने पहले एमएसक्यू किया ना ज्ञानेश, आपने? नहीं मैम, नेट किया था पहले मैंने। नहीं, नेट मतलब के मैम, बाद क्या किया? मैम एग्जाम में बहुत गड़बड़ हो गई थी मेरे। मैंने 10 क्वेश्चन नेट के किए पहले, फिर कुछ हार्ड लगे तो फिर एमसीक्यू किए, फिर एमसीक्यू के हार्ड लगे, फिर नेट पे चले गए। मतलब समझ में ही नहीं आया टाइम कैसे चला गया और पता है, किस सेक्शन में जा रहा हूँ। मैं एक टिप देती हूँ, हमेशा काम है, क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं तो क्वेश्चन करो ही मत। हार्ड लगे तो आपने क्या किया नेट के लिए? आपने उनको सॉल्व करने की कोशिश की फिर से। यस मैम, मैम उसी में टाइम चला गया नेट में ही, और फिर एक्यूरेसी भी नहीं आई।
से शुरू, वैसे तो आप हमेशा ही नेट से करते थे स्टार्ट पेपर, और मुझे नेट ठीक लगे थे, बाकी आई डोंट नो। पेपर मैंने भी दिया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। और मुझे पता लग रहा था कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। बाकी खैर, निर्मली आपको भी मुश्किल लगा नेट सेक्शन? पता नहीं मैम क्या हो गया मतलब एग्जाम हॉल में। तो एक काम करो, इसका एक ही सॉल्यूशन है। इवन टेस्ट सीरीज भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाती हैं एग्जाम हॉल के डर का। जो भी एग्जाम आए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीएमआई का हो, चाहे कोई भी हो, हर एग्जाम का फॉर्म भरो और उसको सीरियसली दो। कोई भी एमएससी एंट्रेंस हो, डीयू हो, इसका इसका चाहे आपको कहीं एडमिशन नहीं भी लेना है तो भी उसके फॉर्म भरो और एग्जाम दो। अब जैम का एग्जाम तो साल में एक ही बार आता है ना। हाँ मैम, वो तो करना ही है। एग्जाम हॉल में थोड़ा सा बैठने का और वो थोड़ा सा रिलैक्स रहने का। और अगर आपको घबराहट हो रही है तो मैंने कहा था डीप ब्रीदिंग कर लेना। जैसे मैंने के तो हाथ पैर कांपने लगे थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं निकल रहे थे उससे, तो फिर उसमें मैंने भी डिप्रेसिंग की मैम एग्जाम हॉल में बैठ के। पर मतलब अजीब लगा ये क्वेश्चन, मेरे को अजीब लगा मतलब थोड़ा अजीब लगा मतलब ये वाला। इतना अनएक्सपेक्टेड। अच्छा नहीं सुनो। नहीं मतलब ये जो होल पेपर है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये तो मजाक था, जोक। अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो उसका 100% निकला होगा। यूनियन कब सब ग्रुप बन सकता है, ये क्लास में बात हो रखी थी हमारी। यूनियन कब सब ग्रुप बनता है? जब वो किसी ना किसी का सब मतलब सबसेट होगा, मतलब एक जगह के का सब मतलब होगा और या तो एच के का सबसेट होगा, ये के एच का सबसेट होगा। किसी ने किया था ये? यस मैम। सही निकला। नहीं निकला मैम, मैम बाद में समझ में आया। दूसरा मैम जो मैंने मैं दूसरा जो बाकी के ऑप्शन पे फोकस किया, नॉर्मल सब ग्रुप पे, उसको सेलो थ्योरम्स तो बाकी का यूज करते बेटा मैम। क्या सिलो थ्योरम? सिलो थ्योरम से देख रहा था मैम कि नॉर्मल सब ग्रुप आ रहा है कि मैंने नहीं। आपको न्यानेश कहा ये था बात कि सिलो थ्योरम मत करो, कोई जरूरत नहीं है आपको। सिलो है ही नहीं आपके सिलेबस में। वो कभी पूछ भी लेते हैं ना तो उस क्वेश्चन को इग्नोर करो। वैसे बहुत रेयर चांस है कि वो सिलो से पूछेंगे, बहुत ही ज्यादा रेयर, आज तक नहीं पूछा। इवन 2021 में भी नहीं पूछा, अब भी नहीं पूछा। तो सिलेबस में ही नहीं, मैम पूछ ही नहीं सकते वो। मैंने एच यूनियन के की और ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया पहले, डायरेक्टली नॉर्मल सब ग्रुप पे चला गया। अच्छा, जब मैं इस क्वेश्चन को कर रही थी तो मैंने भी पहले ध्यान नहीं दिया, सच बता रही हूँ। फिर मैंने कहा ये सब ग्रुप बोला गया है तो तभी सब ग्रुप बन सकता है, फिर मेरे दिमाग में गया अच्छा दूसरा जो ऑप्शंस में है, ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना, बी और सी एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं, तो इसी में से एक फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा। उन्होंने हमसे फॉल्स पूछा है, दोनों एक साथ ट्रू तो हो नहीं सकते, तो आंसर तो इसी में से आना है। फिर आप क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन समझने नहीं समझ आना एक नॉर्मल बात है। मैं समझ सकती हूँ आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया। जब आप बी और सी ऑप्शन पे गए, ए बी सी डी को आपने पढ़ा, ए और डी को भी पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, बी और डी पे आप गए, आपने इनको पढ़ा, तो आपको एक बात समझ में जरूर आएगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन है। एच यूनियन के का ऑर्डर पूछा हुआ है, 674 दिया हुआ है, ये तो के का ही ऑर्डर है और इसमें कुछ ज्यादा दिया हुआ है। तो यहां से आपको हिंट लग सकता है कि एच यूनियन के ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको इतना हिंट लग गया कि यूनियन कब सब ग्रुप बनेगा, तो उसके बाद 337 और 674 आपको यही देखना था कौन सा बड़ा सब ग्रुप है। तो बस एच इज कंटेन्ड इन के हो जाएगा, एच यूनियन के हो जाएगा। तो यहाँ पे के का ऑर्डर पूछा हुआ है, एच यूनियन के का नहीं, सिंपल के का ऑर्डर, वो तो 674 है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा क्योंकि हमसे फॉल्स पूछा हुआ था। ठीक है, बाकी इस बात पे मैंने बाद में ध्यान दिया कि बी और सी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कई बार मैंने कहा था ना, एक गेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और जैम में भी आते हैं, चार ऑप्शन दे देंगे और उसमें से पक्की बात है दो तो हो ही नहीं सकते कभी, है ना। एक ट्रू होता है, उसका अपोजिट दूसरा फॉल्स होता है। पर चलो, यस मैम। तो क्वेश्चन में सिंपल ही था ये। अब जैसे ये आरओसी का क्वेश्चन है, इसमें किसी ने कोई मिस्टेक की है?
नहीं मैम, ये तो सही है। मैंने किया है। किया है आपने, इस आपने इसका ये लगा दिया, क्या लगाया? ये लगा दी मैम। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है नॉर्मली ऐसी मिस्टेक्स। इतनी इतनी घबराहट की कोई बात ही नहीं होती है। मुझे वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इतना घबराओगे एग्जाम हॉल में, कि आप इस क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे। क्रॉस चेक भी कर लूँ मैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन करती हूँ तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो क्रॉस चेक कर लिया उसको कि हाँ आरओसी क्या होता है, 1/r होता है ना, ए एन का nth रूट, सुप्रीमम लिमिट जो भी लगाते हैं। तो अब इस मैंने क्वेश्चन, मैम जब क्रॉस चेक किया था उस बार गलती की मैम, पहले मैंने सही किया था इसको। क्रॉस चेक आप कब कर रहे थे? वापस लौट के आए थे तब मतलब कर रहे थे, उसी वक्त किया था? एक्चुअली मैम ये वाला ना थोड़ा कॉन्फ्यूजन लग गया था, तो मैंने ना वो ऑप्शन बी को मार्क करके, मार्क फॉर रिव्यू करके चला गया था कि लास्ट का 10 मिनट में मैं देखूंगा फिर से आकर। हम्म। तो उस टाइम मैंने गलती की लास्ट का 10 मिनट में। लास्ट के 10 मिनट में तो गलती होनी ही होनी है, तब तो और ज्यादा वो हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, तब तो होनी ही है गलती। या तो क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट किए हुए मार्क फॉर रिव्यू कम ही छोड़ो तो ही ठीक रहता है, क्योंकि बाद में या तो दिमाग चल जाता है या दिमाग एकदम बंद हो जाता है लास्ट में, या तो ये होता है। चल भी जाता है कई बार, मैं ये नहीं कह रही गलती होना पक्का है, लेकिन चलो। बाकी इसमें एक्सपेक्टेड नहीं थी गलती किसी, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि आप लोग इसमें गलती करोगे। ये तो बिल्कुल ही मतलब रिपीटेड क्वेश्चन था, सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। एक एम का सीक्वेंस है, एक जीएम का सीक्वेंस है, और जीएम वाले सीक्वेंस की देखो टर्म छोटी भी है यहाँ मैम पे। आपकी आपका आवाज आवाज कट नहीं आ कट रही रही है। है मैम। 1 मिनट रुको। अब आ रही है आवाज? एक सेकेंड। हाँ हाँ अब मैम आप तो आवाज आ रही है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बार बार वाईफाई में दिक्कत हो रही थी, इसलिए डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया। मैम फिफ्थ फिफ्थ का क्या था क्वेश्चन? फिफ्थ का? हाँ, फिफ्थ का। हाँ हाँ वो वाला। हाँ ठीक है ठीक है। मतलब उस सुनाई नहीं दी ना, फिफ्थ में ही आपका आवाज चला गया था। अच्छा, फिफ्थ में मैं यही चली कह रही गई थी थी। गलती एक्सपेक्टेड नहीं है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब आप बहुत घबराए हुए थे एग्जाम हॉल में, से समझ में आता है। हाँ मैम मतलब बहुत घबराहट हो गया था, मतलब जब पहले नेट का पूरा किया ना, उसके बाद जब मेरी इसमें घूम के आया लौट के आया, तब जब प्रेशर बनना शुरू हुआ तब मेरे को इतना घबराहट हो रहा था। मुझे स्टार्टिंग में मतलब जब पेपर देखा ना तभी घबराहट होना स्टार्ट हुआ था, बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के। बहुत लंबे लंबे। मतलब हाँ, और फिर बाद में जब एमएसक्यू किया ना तब थोड़ा सा अच्छा लगा मैम। फिर मैम बाद में एमसीक्यू पे आया तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो अच्छे तरह से दिख रहे थे, मतलब आंसर्स दिख रहे थे उनके। मतलब लास्ट के हाफ एन आवर में मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए फिर से एमएसक्यू में, एमसीक्यू में भी। आज में आपने गलती की। एक्चुअली क्या हो हम्म। एक्चुअली क्या हुआ था ना मैम, जब आपका 2-3 क्वेश्चन होने लगे ना लगातार, तब हम्म। आपका मन में ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा हम्म। कि अच्छा इस बार मतलब दिखने लगेगा एक एक क्वेश्चन को। पर मेरा मतलब पहले ही ऐसा, मतलब शुरुआत ही थोड़ा खराब हो गया तो थोड़ा दिक्कत होने लगा। ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं हमेशा से आपको ये समझा रही हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपके शुरू के 3 क्वेश्चन नहीं हुए, आपका क्वेश्चन 1 2 3 4 नहीं हुआ, आपका 4th क्वेश्चन हो गया, और ज्ञानेश का मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ज्ञानेश का 4th क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेम था, आपके जो 3 क्वेश्चन थे वो पहले आए ही नहीं ज्ञानेश के। ऐसा भी तो होता है एग्जाम हॉल में। हाँ, उससे वही फर्क वही नहीं बात पड़ता मेरे कोई को ना। क्वेश्चन हो ना हो, हमें ओवरऑल 60 क्वेश्चंस में देखना है ना। आप 3 क्वेश्चन में जजमेंट मत बनाया करो। ये शुरुआत में आदत होती है हाँ कि अरे हाँ। 3 क्वेश्चन नहीं हो रहे मुझसे, अरे अब तो पेपर ही नहीं होगा, अरे मुझसे तो हो ही नहीं रहे क्वेश्चन। ऐसे जनरल पर्सपेक्शन मत बनाया करो। ठीक है, मैम, मैं यही कल गलती मेरे से जो हुई। एग्जाम में मेरे से गलतियां हुई ना, वो घबराहट की वजह से नहीं, वो पता नहीं क्या था, मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा था क्वेश्चंस। और बहुत ज्यादा वो स्ट्रगल जब लास्ट में जाके उसने मेरा दिमाग खराब किया कि कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब ऊपर से वो एप्टीट्यूड का एक सेक्शन होता है पार्ट ए, उसके क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है जो हो जाएगा। लास्ट के कुछ मिनट्स में हाँ 2-3 क्वेश्चंस हुए थे तो मुझे थोड़ा ठीक लगा। बाकी 3-4 क्वेश्चन आपका कोई जजमेंट नहीं करने वाले, ओवरऑल पेपर देखा जाएगा। और फिर भी मैं ये कहूंगी कि घबराहट वाली कोई बात नहीं थी, मुझे घबराहट नहीं हो रही थी। मुझे मतलब ऐसे एक फ्रस्ट्रेशन हो गया था लास्ट में कि इस बार ऐसा क्यों हुआ, ये सोच के, क्योंकि मैं एग्जाम देती रहती हूँ। एक्चुअली मैं इवन कभी इस तरह की कोर्स मतलब एग्जाम नहीं दिया पहले, और इवन मैं इसलिए आपको भी बताऊं मतलब पहला 2017 एक्सपीरियंस था। मैंने जैम दिया था 2017 में। घबराहट मेरे को तब भी नहीं हुई थी। मुझे एग्जाम देते हुए ऐसे घबराहट नहीं होती कि पता नहीं क्या ही, आप इतना सीरियस हो जाते हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सा एग्जाम है, घर बैठ के दे रहे हो तब भी वही बात है, वहां बैठ के दे रहे हो तब भी कोई बात है। कोई ऐसी घबराने वाली बात होती ही नहीं है एग्जाम में। 4 क्वेश्चन नहीं हो रहे, छोड़ो आगे बढ़ो। अरे वो हमारे लायक ही नहीं थे क्वेश्चंस, हम आगे देखेंगे। हम इजी क्वेश्चन करेंगे, हम डिफिकल्ट करें क्यों? हम फंस भी गए डिफिकल्ट में, वो आप फंसोगे जरूर, सब फंसते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट हो गया, कोई नहीं, हम आगे देखते हैं। पीछे वालों के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, इतना सीरियसली मत लिया करो। हाँ ठीक है, मैम, और ये जीवन सोच के आना मतलब चाहिए होगा लाइफ को भी तो थोड़ा बहुत इजी अच्छी करना बात पड़ेगा। नहीं, होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। हम सब हाँ लोग हाँ। कंपटीशन करने जा रहे हैं, हम सब लोग सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हैं वहां पे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और जितना हम सही है रिलैक्स मैम। रहेंगे उतना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, देखो एक हाँ मैम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और सच्चाई है सबका नहीं होगा, और सब लोग उम्मीद लगा के आते हैं। उनकी बात नहीं कर रही जो तैयारी नहीं करते, ऐसे ही फॉर्म भरते हैं, उनकी बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ जो सीरियसली तैयारी करते हैं वो सब उम्मीद लगा के आते हैं कि हाँ हो जाएगा। और फिर उसके बाद शायद बहुतों का पेपर खराब होता है, बहुत लोगों का सपना भी पूरा नहीं हो पाता कि हम एमएससी कर पाएंगे आईआईटी से, या हमारा नेट जेआरएफ निकल पाएगा, क्वालिफाई हो पाएगा। चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। नेट जेआरएफ में तो चलो ही होता है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। इसमें तो ज्यादातर बच्चे 1 साल या 2 साल, दो मैक्स टू मैक्स 2 ट्राइज देते हैं, क्योंकि साल में एक बार होता है एग्जाम। तो चलता रहता है देखो। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया, कल मुझे ना अच्छा नहीं लग महसूस हो रहा था। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कल जब मैं एग्जाम दे के आई तो मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा था, क्योंकि उस वक्त फ्रेंड्स कार में डिस्कस कर रहे थे कि ये तेरा कैसा। मैंने कहा रहने दो, वो डिस्कस मत करो आप एग्जाम के क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, उसमें भगवत गीता का ज्ञान था कि अगर आपके पास कोई फोन है, आपका फोन गिर जाता है तो आपको तकलीफ होती है, टूट जाता है अगर आपका फोन हो हाँ गया, मैम, वो तो थोड़ी होती बहुत है। सबको होगी। कोई ये भी कहे ना मुझे नहीं होती, उसको भी होती है। तो अगर आपके फ्रेंड का फोन गिर जाता है तो आपको कितनी तकलीफ होगी? उतनी नहीं होगी जितनी आपको अपने फोन गिरने पर हुई थी। या फिर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता तो आपको बड़ा दुख होता है, लेकिन आपके फ्रेंड का या किसी और पड़ोसी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तो आपको उतना दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप उससे डिटैच्ड हो, आप उससे अटैच नहीं हो, आप अपने रिजल्ट से अटैच रहते हो ना। ये बात सुनने के बाद हाँ मैम। मेरे को बड़ा अच्छा महसूस हुआ। मेरे को लगा कि हाँ, हम सिर्फ अपने एक्शंस पे फोकस करें ना, इस अटैचमेंट और डिटैचमेंट को छोड़ दें एक बार के लिए। हर चीज से डिटैच होकर हम सिर्फ अपने एक्शंस पे फोकस करें। क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, आईआईटी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसी तैयारी होगी क्या होगा, ये सब चीजें अगर हमारे दिमाग से बिल्कुल साफ हो जाए और हम सिर्फ अपनी तैयारी पे और सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस करें तो गारंटीड होगा। सिर्फ हम मेन चीज पे फोकस करें जिसपे हमें करनी चाहिए, तो तब तो गारंटी है कि होगा ही होगा। हम लोग
50 तरह की चीज़ों में फंसे रहते हैं और पहले ही सोच सोच के घबराते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। अगर हम डिटैच हो जाए ना, हम अपने एग्जाम को ऐसा समझ लें कि ये तो मेरे फ्रेंड का एग्जाम था, तो हमें दुख कम होगा। लेकिन अपना 100% दें, इसका मतलब ये नहीं कि एक्शन ही छोड़ दें, एक्शन हमें करना पड़ेगा, 100% हमें देना पड़ेगा, लेकिन उससे डिटैच होकर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हाँ एक मैम। एग्जाम आपकी काबिलियत को जज नहीं कर सकता। ठीक है, आज आपका एडमिशन नहीं होता ना आईआईटी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिंदगी में आगे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, एक आईआईटी ना मिलने से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो गए, आपकी जिंदगी यहीं पे खत्म हो गई, बहुत कुछ है अभी करने को। और आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो आईआईटी के पास आउट नहीं होते और इतने अच्छे अच्छे पोजीशंस पे होते हैं, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं। देखें ऐसे एग्जाम्पल। आईआईटी वाले क्या करते हैं? बहुत सारे थे मैम। आईआईटी वाले तो जॉब कर लेते हैं बस जाके बाहर, या रिसर्च कर लेते हैं, रिसर्च फील्ड में होते हैं तो, और क्या कर लेते हैं, या प्रोफेसर बन जाते हैं। क्या यही है सक्सेस की डेफिनेशन? इतनी छोटी सी है। मैं समझ सकती हूँ आपके होंगे गोल्स कुछ, लेकिन अगर वो गोल्स भी नहीं पूरे हो पाते तो आप कुछ उससे और बेहतर करने की कोशिश करो। अगर आज आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप ये कहो कि मैं इससे बेटर एग्जाम क्लियर करके दिखाऊंगा जिसका लेवल इससे ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है, लाइफ में सिर्फ हाँ एक मैम, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, करना तो पड़ेगा ही। लाइफ में सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और ये डिटैचमेंट वाली बात हमेशा ध्यान में रखना। इससे मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि हाँ, सच बात है कि हम दूसरे की हाँ चीज़ों से मैम। इतना अटैच नहीं रहते, हम अपने लिए जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है हमारा, वो तो नेचुरली होता है। अब कोई कहेगा कि अटैचमेंट नहीं होता, ये कैसी बेकार बात है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब आप डिटैच होके करोगे ना, सिर्फ अपने एक्शंस पे फोकस करोगे, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आपका फोकस सिर्फ अपने काम पे होगा, और वही चाहिए हमें। तो अगर आज की डेट में रिजल्ट आता है या मार्क्स मैच करते हो, नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन इससे सीखा आपने क्या? मुझे सिर्फ उतना बताना कि आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा, आगे आने वाले एग्जाम्स में आप क्या करोगे। अगर इस एग्जाम को, पहले तो हाँ, पहले तो मैम एक चीज महसूस हुआ। मैंने जब टेस्ट सीरीज दिया था, तब भी मैं इतना सीरियस हो गया कि मान लो उसका मतलब फेलियर मेरे को फेलियर लगने लगा, उसका सक्सेस मेरे को सक्सेस लगने लगा। हम्म, और ना एक ही तरीका से मेरे दौड़ने लगा था। मतलब पहले तो मैं नया करूंगा, मतलब पहले मैं यही करूंगा वही करूंगा, ऐसा कुछ मतलब पहले से मैं डिटरमाइंड होके चल रहा था। और ये बात समझ में लगा कि जब एग्जाम की हॉल होगा ना, वो पूरा पूरी मतलब पूरा अलग होगा। मतलब वो सोच भी नहीं सकते हम। तो न्यूट्रल होके एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब क्या मेरा हुआ है क्या नहीं हुआ, उस टाइम तो ऐसा सोच मैंने बोला बिल्कुल था नहीं कि आनी आप चाहिए। टेस्ट दो, पर टेस्ट से डिटैच रहो। एक भी आपने ऐसा टेस्ट दिया होगा जिससे मैच किया हो एग्जाम? मुझे आप बताओ, आप लोगों ने बहुत टेस्ट दिए हैं, बताओ किस टेस्ट से एक भी मैच नहीं किया? करा, एक भी नहीं करा मैंने। बहुत मैम अनएक्सपेक्टेड टाइम। कोई भी टेस्ट सीरीज एग्जाम के लेवल को मैच नहीं कर सकती मैम। क्योंकि मतलब एग्जाम का लेवल लेवल, का मतलब हाँ, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे लेंथी हो चाहे स्मॉल हो, एग्जाम का लेवल अलग ही होता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि अलग ही होता है, हो सकता है मैचिंग भी होता, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है ये कि एग्जाम क्या आएगा, किसी ने देखा तो नहीं है ना। अब उनके मूड पे डिपेंड करता है, जैसे प्रोफेसर्स की मूड पे था, उन्होंने वैसे एग्जाम सेट कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि इस बार कुछ लेंथी सा सेट करते हैं, कुछ ओडीपीडी ज्यादा देते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे बेसिक एकदम लॉजिकल टाइप के भी आए हुए हैं। तो एग्जाम ठीक था, लेंथ थोड़ी ज्यादा थी, वो माना जाता है, लेकिन टेस्ट सीरीज से कंपेयर कर लेना हर चीज को, वो ठीक नहीं है। टेस्ट सीरीज आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए होती है कि आपका दिमाग कब कितनी तेज चलता है, कितने टाइम में चलता है, वो वहां तक ठीक है। बस मैंने कहा था टेस्ट सीरीज को इतना दिल पे मत लेना, चाहे मार्क्स कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, बस टेस्ट दो। ठीक है, ये सब बातें आप आगे से ध्यान रखोगे आई होप। और इससे जितने भी आपने लेसन्स लिए हों, एक एक आंसर आपको मैच करना है खुद से। आंसर किया है जब, रिजल्ट का वेट नहीं करना कि मैं तो मैच ही नहीं करूंगा, मैं तो डर गया, मुझे डर लग रहा है।
ये सब चीज़ें नहीं करनी है। जब तक आप अपने आंसर्स नहीं मैच करोगे, आपको अपनी गलतियां नहीं पता चलेंगी। और आज अगर आपको अपनी गलतियां नहीं पता चली, तो कल आप अपनी गलतियां सुधारोगे कैसे? मान लो आपको ISI का एग्जाम देना है, उसके लिए आपको आज सुधरना पड़ेगा ना। तो रिजल्ट का वेट नहीं यस करना। मैम। 21 के आसपास या पहले ही आ जाएगी शायद आंसर की, देख लेना जब भी आएगी। ये 21 के बाद आ सकती है, गेट की तो 21 को आ जाएगी। तो जब भी आंसर की आए, और जो भी आंसर की हैं अभी किसी भी अनऑफिशियल इंस्टीट्यूट की, वहां से भी मैच कर लेना। इतना घबराने वाली बात नहीं होती कि आंसर मैच करने लेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, अरे मैं तो रिजल्ट आने का वेट करूंगी। इतना घबराने की जरूरत नहीं होती। अपना फेस करो कि जो मैं करके आया हूँ उसमें मैंने क्या किया है, गलतियां देखो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, ये क्लास में हम कई बार कर चुके हैं। बी ऑप्शन था इसका। हाँ यस मैम, मैम। ये हो गया। ये भी सिंपल था, सीरीज का क्वेश्चन था। अब इसमें भी किसी ने गलती की होगी, पॉसिबली करी होगी, आप दोनों का मुझे पता नहीं। नहीं मैम, ये तो सही है। नहीं मैम, एक नहीं किया, पर मैंने ने शायद इसमें गलती कर दी। ऑप्शन सी आया है। ऑप्शन सी एक है। कॉन्वर्जेंट होगा, एक डाइवर्जेंट होगा, मतलब ए एन कॉन्वर्जेंट होगा और डी एन डाइवर्जेंट होगा। इसको तो आप 1/n⁴ से कंपेयर कर सकते हो। इसको आप हाँ GP से मैम। कंपेयर कर सकते हो, है ना, GP वाले उससे, सीक्वेंस से। तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी और ये डाइवर्जेंट हो जाएगी 1/√n से कंपेयर करोगे जब इसको। ठीक है, जो भी आप ले रहे हो यहाँ पे V'(n) जो भी है, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही था, वही मैं कह रही हूँ ना, MCQ में सिंपल क्वेश्चंस आए हुए थे। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना था आपको। मैं ये क्वेश्चन नहीं करके आई थी एग्जाम में, मैंने कहा पता नहीं क्या ही दे रखा है, मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ गई थी। किसी ने किया था ये? यस मैम, हाँ मैंने मैम, किया। इसका आंसर ए आया है ना। ये आया था। मैंने गलत किया। मतलब गलत किया आपने, कौन सा लगाया था? मैम मैंने ऑप्शन बी लगाया था शायद। देखो, अगर गलत सही की बात है तो अगर ऐसे फालतू के ऑप्शंस दे रखे हैं तो इनको कैंसिल किया करो पहले। M को 1/2 ले लें, अगर देखते हैं कैंसिल होता है कि नहीं। P को 2 ले लें, तो क्या हो जाएगा? 1/√n, 1+1/n²। अब कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे तो आप क्या लोगे इसमें? कंपैरिजन टेस्ट में क्या ले सकते हो? सिंपली आप क्या करो, 1/√n से कंपेयर कर लो, लिमिट लगाओ, चेक करो, ये आ जाएगा 1, है ना। मतलब ये बिहेव कैसे करेगा? नीचे वाले की तरह, क्योंकि नॉन जीरो लिमिट आ रही है। तो इस तरीके से B कैंसिल हो जाएगा। यस मैम, मैं ऐसे ही किया था मैंने, मतलब एग्जाम में ऐसे ही किया था। हाँ, कोई हर एक दिक्कत को नहीं। हर एक को कुछ कर। हर एक को कर करके देखा था, फिर भी गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। M को यस यहाँ मैम। 1 पुट करके देख लेना, M को 1 पुट करोगे तो 1/n, कुछ भी P को पुट कर लेना, यहाँ पे फिर से 1/n से कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से कट। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें m greater than 1 ट्रू क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अब जब आप इससे कंपेयर करोगे ना, मतलब इसको आप जनरली देखो तो ये हमेशा 1/n⁴ से कम होगा ना, ये हमेशा 1 से छोटा है। ठीक है, ये चीज हमेशा 1 से यस मैम। छोटी है, तो बड़ा जब कन्वर्ज करेगा तो छोटा भी कन्वर्ज करेगा, छोटी सीरीज। तो ठीक है, सही क्वेश्चन था। अब ये जैसे मैंने देख के सोचा इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को देख के सोचा, ये तो वे भी क्वेश्चन का क्वेश्चन है एग्जाम में। बाकी ये जनरल क्वेश्चन था, लेबनीज रूल से होना था। किया था किसी ने? नहीं किया नहीं था मैम। मैम, इतना बड़ा देख कर ही छोड़ दिया था। नहीं, बड़ा नहीं मैंने था। भी किया था न्यानेश आपने? नहीं मैम, इसका मतलब ऐसे देख के इसको छोड़ दिया। देखो, क्वेश्चन पढ़ा, नहीं समझ में आया, कुछ क्वेश्चन में तो कुछ पूछा ही नहीं हुआ है, तो समझ में क्या आएगा? UXT = समथिंग समथिंग दे रखा है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। अब ऑप्शन में से कोई एक सही होगा तो ऑप्शंस को ही चेक कर लिया जाए। मतलब ∂U/∂t या ∂U/∂x ही आपको यहाँ पे निकालना था, तो वो काफी आसान काम था। देखो, ∂U/∂x इसमें हम निकालेंगे। मतलब किसी ने पूछा था शायद किसी दिन ग्रुप में कि ये लेबनीज रूल आता है कि नहीं एग्जाम में, तो उसका ये एग्जाम्पल है कि हाँ आता है और आया हुआ है। ∂U/∂x निकालना था सिंपली, कुछ नहीं। अब क्योंकि अंदर सारे s के हैं, x का कोई फंक्शन नहीं है, तो इंटीग्रेशन में तो 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, s की जगह अपर लिमिट पुट करते हैं, +e⁻x + ct का होल स्क्वायर। ठीक है,
और साथ में ये जो लिमिट होती है उसी का एक्स के रिस्पेक्ट में आप काम कर रहे हो ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करोगे पार्शियली डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है? अपर लिमिट में हमने काम किया, माइनस लोअर लिमिट में सेम काम करेंगे, ई रेज टू एक्स माइनस सी टी का होल स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, हमने बताया नहीं, एक्स प्लस सी टी यहाँ पे आएगा और यहाँ एक्स माइनस सी टी। ठीक है, लेबनीज रूल याद है ना, कहीं भूल गए? लेबनीज रूल इतना इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम इसके बिना होता ही नहीं है। इसमें नेट सेक्शन में भी आए एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन। कोई एग्जाम नहीं होता, मैं कहती हूँ कोई एग्जाम ही नहीं होता इसके बिना। नेट में आएगा, गेट में आएगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोटा मोटा यूज हो ही जाता है। तो आप ऐसे भूल जाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स में तो पहले तो यहाँ पे जीरो ही आ गया, ई की पावर एक्स प्लस सी टी का होल स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि इसका पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोचो कि आप t के रिस्पेक्ट में करते तो क्या होता, क्योंकि अगली चीज मुझे क्या चेक करनी बनती है कि मैं पार्शियली t के रिस्पेक्ट में चेक करूं और एक बार इसको देख लूं क्या ये सही हो सकता है। अब आपको अंदाजा भी लग गया होगा बी ऑप्शन के बारे में कि सही हो सकता है या नहीं। अगर मैं t के रिस्पेक्ट में करती ये सारा काम तो क्या होता, सिर्फ इतना चेंज आता है ना, यहाँ पे होता है e की x प्लस सी टी का होल स्क्वायर, c कॉमन आ जाता और यहाँ पे प्लस आ जाता, है कि नहीं? यस मैम। तो देखो आपको सॉल्व तो कितना करना पड़ा, सिर्फ ux निकालना पड़ा। अब मैं बताती हूँ कुछ नहीं सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब इसका पार्शियली x के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स। हाँ ठीक है, अब तो इसका एक बार डेरिवेटिव करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस सी टी का होल स्क्वायर, अब पार्शियली x के रिस्पेक्ट में करना है तो 2 इंटू एक्स प्लस सी टी, इतना तो करना ही होगा हमें। फिर e की x माइनस सी टी का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस सी टी। ठीक है, ये बचेगा आपके पास। और आप एक बात बताओ, यहां तक तो आपने निकाल लिया, डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लिया, डेल यू बाई डेल टी निकाल लिया, क्या बी ऑप्शन करेक्ट है? यहां तक बताओ, देख के बताओ बी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। बताओ कहाँ चले गए? नहीं लग रहा है करेक्ट। नहीं लग रहा ना, क्योंकि सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर हम इसको कर भी दें, इसको कर भी दें, मैं थोड़ा सा साफ लिख देती हूँ इसको, बस ऐसे रहेगा ये। अगर ऊपर वाले को हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर भी दें तो क्या होगा, एक तो यहाँ पे प्लस और माइनस की गड़बड़ है। ठीक है, अच्छा सॉरी, अच्छा इसको चेक करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ये चेक करना है, इसके साथ ये चेक करना है। तो सी स्क्वायर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर भी दें तो भी कहीं से ये इसके बराबर नहीं आएगा। बी ऑप्शन इज दिस, मतलब करेक्ट नहीं है बी ऑप्शन। क्या इनकी प्रोडक्ट जीरो आ रही है, डेल यू बाई डेल टी डेल यू बाई डेल एक्स, इनकी प्रोडक्ट जीरो आने का मतलब है कोई एक जीरो आएगा। और मतलब पूरे आर पे तो कैसे कह रहे हैं कि ये जीरो आ जाएगा, आइडेंटिकली तो कोई भी जीरो नहीं आ रहा। तो देखते ही गलत करो, इतना आपने निकाल लिया, देखते ही इसको गलत करो। ठीक है, आप यस मैम। बी पार्ट में, सॉरी क्या बोल रही मैं, पार्ट ए में एमसीक्यू में आप सही नहीं कर सकते, आप गलत तो कर सकते हो ना। और बढ़िया अप्रोच यही रहती, इस सेक्शन के अंदर हम गलत को काटे, अगर हमें सही नहीं समझ में आ रहा तो हम गलत को काटे। डी ऑप्शन भी देखते ही समझ में आ रहा है कि आइडेंटिकली जीरो हो सकता है क्या, डेल यू बाई डेल एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना जरा, इसका टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, क्योंकि साथ में टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो माइनस सी 2 इंटू एक्स माइनस सी टी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। चलो मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको, सारा ही सेटिस्फेक्शन हम ले लेते हैं।
बाकी तो मुझे देख के अंदाजा लग गया था कि ये ऑप्शन आने वाला है, पर हाँ, अगर किसी ने इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं किया हुआ है तो उसको थोड़ा सा चेक करना पड़ सकता है। x के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे x प्लस सी टी का होल स्क्वायर 1 e x माइनस, अच्छा x के रिस्पेक्ट में करना है, सॉरी फॉर दैट, 2 इंटू एक्स प्लस सी टी, सॉरी t के रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस सी टी, और t के रिस्पेक्ट में है तो c मल्टीप्लाई बाहर, ठीक है, तो ये आ गया। और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स का कर रहे हैं, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस सी टी का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस सी टी, और t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस सी बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस सी करके आ जाएगा, तो ये दोनों प्लस आ रहे हैं। अच्छी बात ये है कि ये दोनों प्लस आ रहे हैं, तो ये कभी जीरो नहीं होगा, तो ये भी कट गया। यस मैम। कोई हो सकता है बी और सी, तो चलो आप पहले ही चेक करोगे, हो सकता है एग्जाम में आप डी ऑप्शन पहले ना चेक करो तो ए चेक कर रहे होगे। अब अच्छी बात यहाँ पे ये एमएसक्यू का क्वेश्चन नहीं है, तो हर एक ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने 3 काट दिए हैं तो ऑब्वियसली ए करेक्ट है, और अगर मैंने डी पहले नहीं चेक किया, ए चेक किया और ए सही निकल आया, तो फिर मैं डी को चेक नहीं करूंगी। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ना अपॉर्चुनिटीज की तरह देखा करो, एमएसक्यू और एमसीक्यू। एमसीक्यू में अच्छी बात यह है कि वहां पे आपको सिर्फ एक सही हो जाए या 3 गलत हो जाए, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए फिर आप चारों चेक कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और उसमें फायदा क्या होता है एमएसक्यू में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो थोड़ा बहुत रिस्क भी हम ले लेते हैं। टी के रिस्पेक्ट में 2 बार यही काम अगर हम करते हैं तो क्या होता है, टी के रिस्पेक्ट में एक बार 2 बार यही काम करने से क्या होता, सी स्क्वायर तो बाहर आ जाता, और यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव करने से क्या होता, यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ पे माइनस कैसे, हाँ माइनस आया था, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, डेल यू बाई डेल टी, ठीक है, माइनस आता फिर प्लस आता, ठीक है, आप चेक कर लोगे तो यहाँ पे माइनस ही आता, माइनस प्लस माइनस, एक्स माइनस सी टी का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स प्लस सी टी, ये इस टाइप से आता है आपका। देखो अब आप कहोगे माइनस प्लस की गड़बड़ लग रही है, तो अंदाजा कैसे लगेगा, माइनस प्लस की गड़बड़ है तो काम हमें क्या करना है, काम हमें ये करना है कि हमें x का भी 2 बार करना है और t का भी 2 बार करना है, तो वो जो माइनस होके आएगा फिर वो वापस से प्लस हो जाएगा। एक बार प्लस था पहले, फिर माइनस, अच्छा डेल यू बाई डेल टी है यहाँ पे, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही देख रही हूँ मैं, ये है ना ऑप्शन ए। 2 बार जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो जो c है वो माइनस प्लस करके अपना ओरिजिनल साइन ही ले लेगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर है और इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, तो बस आपको अंदाजा कहाँ से लगेगा मैं ये बता देती हूँ कि अंदाजा आपको x प्लस सी टी और x माइनस सी टी से लग रहा है, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में 2 बार करेंगे तो सी स्क्वायर बाहर आएगा, और x के रिस्पेक्ट में करते ही जाओ, कितनी बार करते जाओ कुछ भी बाहर नहीं आएगा, इसलिए t के रिस्पेक्ट में 2 बार करने से यहाँ पे ऑलरेडी c मल्टीप्लाइड था, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया गया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, आप एक बार लेबनीज लगा लोगे तो इतना मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, हो ही जाएगा, ठीक है। यस मैम, हमें 2-3 क्वेश्चन तो हो जाते हैं एग्जाम में। हाँ ये हो जाता, ऐसा क्वेश्चन लास्ट में आपको प्रॉब्लम कर सकता है, अगर आप थोड़ा सा आपके पास समय होता ना 20-25 मिनट, तो बिल्कुल इजीली हो जाता। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। हाँ मैम ये हो गया था। Yes. इसमें आप या तो डायरेक्ट पोलर में ही कन्वर्ट कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका पोलर का जैकोबियन ये होता है डेल यू बाई डेल आर, डेल वी बाई डेल आर, डेल वी। हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो करनी नहीं थी कि उसका कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना होता। अगर आपने कार्टेशियन से डायरेक्ट पोलर में इसको कन्वर्ट किया है तो आप डायरेक्ट इसका जैकोबियन लिख सकते थे, डेल वी बाई डेल थीटा। तो पोलर में करते तो थोड़ा सा इजी पड़ता, बस और कुछ नहीं। और पोलर में नहीं किया तो भी ये डायरेक्टली हो जाना था। तो इसमें u की वैल्यू क्या है, x इंटू एक्स कॉमन लिया 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स को लिख देते हैं आर कॉस थीटा और उसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर लिख देते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कॉस थीटा इंटू आर माइनस 1/r, और v को आप लेके चल सकते हो साइन थीटा इंटू आर प्लस 1/r। इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं था, आपको जैकोबियन निकाल देना था। u का विद रिस्पेक्ट टू r कर लोगे, कर लो u का विद रिस्पेक्ट टू r, करोगे तो cos थीटा तो बाहर एज इट इज रहेगा। इसको कार्टेशियन में करना चाहो करके देख सकते हो वेरिफिकेशन के लिए। इसको r के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 प्लस 1/r², डेल यू बाई डेल आर हो गया, डेल यू बाई डेल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस साइन थीटा r माइनस 1/r। फिर से v का रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें, r के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/r²। अच्छा, एक बढ़िया बात मैं यहाँ पे बताती हूँ जो शायद आपने अप्लाई की होगी, और फिर हमें इसका थीटा के रिस्पेक्ट में करना है कॉस थीटा r प्लस 1/r। इन्होंने हमसे पूछा क्या हुआ है, अब इस पे ध्यान दो, किस पॉइंट पे पूछा हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा। इस पॉइंट के ऊपर r इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, जनरली पॉइंट क्या होता है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ठीक है ना, एक्स वाई पॉइंट आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होता है। पर इन्होंने बोल रखा है कॉस थीटा साइन थीटा, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि आर इज इक्वल टू 1 पे चेक करो, तो डायरेक्टली आर इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दो, इतना इजी जैकोबियन बन जाएगा कि जैसा हमने सोचा भी नहीं होगा। कॉस थीटा 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, और ये 1 माइनस 1/1 आर इज इक्वल टू 1 रख के ये 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, और ये कॉस थीटा बन जाएगा 2 कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे तो थे जो जनरल थे, मतलब बच्चे उसके लिए तैयार नहीं थे ये सोच के कि कुछ मेथड वाइज क्वेश्चन आएंगे जैसे आते रहे हैं, पर पेपर ओवरऑल मुश्किल नहीं था, तो कट ऑफ कम नहीं जाएगी, सोचना कि कम जाएगी। देखो, ये इंटीग्रल कैलकुलस का था वैसे क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन का किसी ने ट्राई किया है, दानिश आप इंटीग्रल करते थे? नहीं मैम। अच्छी बात है नहीं किया, क्योंकि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग हो सकता था इसमें। इसमें आप इसको u पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसको v ले सकते हो, तो आई थिंक जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे पाई s, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या हुआ है, देखो कंसिडर दी ओपन रेक्टेंगल, ओपन रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको एस टी प्लेन के अंदर, और मान लो ये हमारा रेक्टेंगल है 0 से 1 0 से 1, ठीक है, ओपन रेक्टेंगल है तो मैंने डॉटेड बनाया है, और t मतलब इस रेक्टेंगल को इस ट्रांसफॉर्मेशन पर लगाने के बाद जो नया रेक्टेंगल बनेगा, जो नई चीज बनेगी, या तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लो एक एक पॉइंट को, जैसे आप ये देख लोगे इसमें 4 पॉइंट हैं, कॉर्नर पे ये देख लो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, फिर वो जो नई फिगर बने, जो नई फिगर बने उसका एरिया निकाल दो। इसका एरिया क्या है, ये ऑब्वियसली एक स्क्वायर है, इसका एरिया क्या है 1 यूनिट, हाँ 1 यूनिट स्क्वायर है। तो नहीं तो आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, u को आपने ये ट्रांसफॉर्म कर दिया, v को आपने इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, और फिर आप क्या करते थे, जो आपका डी एस डी टी है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते थे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज होती थी, डी एक्स डी वाई, डायरेक्ट ऐसे ही करते थे ना, जैकोबियन डी एस डी टी इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ डी यू डी वी, सॉरी डी यू डी वी इज इक्वल टू डी यू डी वी इज इक्वल टू जैकोबियन एस टी, जो भी हो, जिस तरफ भी आता था जैकोबियन, हाँ डी एस डी टी इसमें ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, एक सेकंड रुकना।
तो बस ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आप इसको इसका जैकोबियन निकालना होगा, पाई इंटू 1 माइनस एस। आवाज आ रही है ना बेबी? यस मैम। t/2 जो भी आया, मतलब u का विद रिस्पेक्ट टू, पहले आप s करोगे, फिर u का विद रिस्पेक्ट टू t करोगे, फिर v का विद रिस्पेक्ट टू s करोगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू t करोगे। अब एक्चुअल तो क्या था, एक्चुअल जो एरिया था वो क्या था, इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to 1 किसका किसका था, ds dt। ठीक है, एक्चुअल इंटीग्रेशन तो ऐसे निकालना था, पर अब वो ट्रांसफॉर्म किस में हो गया है, अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया u और v में। तो उसका जैकोबियन साथ में मल्टीप्लाई करके du dv 0 to 1, मतलब जो भी इनकी लिमिट्स रहेंगी, u कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये आपको देखना पड़ेगा। u कहाँ से कहाँ तक है, अगर s 0 से 1 है, s को 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और s को 1 रखोगे, s को दोनों में 0 रखेंगे, इसमें 0 रखें, हाँ उसमें 0 से π/2 हो गया s, u इसको 0 to 1। तो इसमें लिमिट्स आपको निकालनी पड़ेंगी। s को 0 रखोगे तो u आपका आ जाएगा 0, s को 1 रखोगे तो u आपका आ जाएगा π/1 माइनस t/2, s को 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, s0 s1, t को, हाँ सॉरी, t को 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा πs/2, और t को 1 रखोगे तो इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, बाकी यही होता है, 0 से 1 में इसको वेरी करा के देखना होता है, जब s 0 से 1 में वेरी करेगा। बाकी देख लेना, आइडिया यही है, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है, और इसी तरीके से इसका एरिया निकालना है। आई थिंक इसका बी आंसर है। यस मैम, बी। ठीक है, इस तरीके से ये निकल आएगा। ये एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन इन्होंने दे रखा था, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये क्वेश्चन किसी ने कर तो नहीं दिया था ये सोच के कि एस और टी बराबर होंगे, नहीं किया था मैम। अच्छी बात है नहीं किया था, क्योंकि किया होता तो गलत ही कर देते आप, इसलिए बहुत अच्छी बात है कि नहीं किया। ऊपर वाली तो log 2 सम दे रही है, वो तो ठीक है, लेकिन नीचे वाली का सम का निकालने का तरीका होता है कि आगे पीछे अगर हम टर्म्स को कर दें ना तो सम चेंज हो जाता है इस सीरीज का। अब ये log 2 नहीं रहेगा, अल्टरनेटिंग सीरीज में आगे पीछे टर्म्स को कर दोगे तो सम चेंज हो जाता है, ये हमने क्लास में किया था। लेकिन वो किस तरीके से चेंज होता है ये मैंने आपको नहीं कराया था, क्योंकि इससे पहले कभी इसका क्वेश्चन आया नहीं था। ठीक है, तो अब आने के चांसेस भी होते हैं। देखो, अगर ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाए तो इनको हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मैं हमेशा कहती थी कि जितना करा रखा है उससे एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है तो उसको वही छोड़ दो। ठीक है, 59 क्वेश्चंस तो है ना करने के लिए, हमारे पास बहुत होते हैं क्वेश्चन। अब आपने एग्जाम दिया होगा, आपको ये पता चला होगा कि क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं, करने वाले क्वेश्चंस भी रह गए हैं बच्चों के। और मैं सच बता रही हूँ, पेपर लेंथी था, तो इसको हम बाद में देखेंगे, मैं ये कंसेप्ट आपको बताऊंगी, क्योंकि चलो और एग्जाम्स में आना है ये कॉन्सेप्ट, तो यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, 13th क्वेश्चन ये किया था, नहीं किया था मैम, मे बी। ये था थोड़ा सा ट्रिकी। पहले तो इन्होंने बोल रखा है कि अब यहाँ से पढ़ के तो हमें कोई सॉल्यूशन निकल जाए, ऐसा तो लग नहीं रहा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि हमने जितने मेथड्स किए उसमें सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा इसका। सॉल्यूशन के बारे में उन्होंने पूछा भी नहीं है, अच्छी बात ये है, तो सॉल्यूशन की बात यहाँ पे नहीं करनी। अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, ये CSIR नेट के लेवल का क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि आपके एग्जाम में सिंपल ऐसे पूछे जाते थे, इसका सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज 4 बता दो। यहाँ पे कुछ अलग ही पूछ लिया, u0 इज ग्रेटर देन 0, u-0 इज ग्रेटर देन 0, दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। ठीक है,
तो यहाँ पे यू यू डैश के बारे में पूछा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो यहाँ से हिंट लग रहा है हमें थोड़ा सा। बाकी एक कंफ्यूजन मुझे भी है इस क्वेश्चन में, मुझे बताना अगर मैं सही हूँ या गलत। यू यू डैश इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तभी तो पता चलेगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ना। इस पूरे इंटरवल यस को मैम। पूछा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव एक बार निकाल ही लेते हैं। क्या हो जाएगा, यू यू डबल डैश, ये एज इट इज इसका, फिर यू डैश एज इट इज यू का यू डैश, ठीक है। तो ये आ गया यू यू डैश, यू यू डबल डैश प्लस यू डैश का स्क्वायर, ये आ गया। यहां से आप क्या समझ सकते हो, जीरो पे तो देखो अगर हम चेक करेंगे इसको एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू, तो जीरो पे क्या होगा, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो समथिंग आने वाला है। वैसे ये ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, अच्छा ये तो अच्छी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये चीज ग्रेटर देन जीरो दे रखी है, कहाँ दे रखी है, यू डैश जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब बात बची यू की, यू जीरो भी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। यू डबल डैश जीरो पे निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो, ये रिलेशन ही तो दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। यू डबल डैश एट जीरो क्या आ जाएगा, यू जीरो डिवाइडेड बाय वन प्लस जीरो, यानी यू डबल डैश जीरो और यू जीरो बराबर है, तो यू डबल डैश जीरो क्या हो जाएगा, जो यू जीरो पर वैल्यू होगी, और वो तो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आ गया। यहाँ से आपको ये तो पता चल गया यू यू डैश का डेरिवेटिव जीरो पर ग्रेटर देन जीरो है। यस मैम। बट यहाँ से थोड़ा सा और हिंट चाहिए हमें इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सही है। मैम वो तो सिर्फ जीरो के नेबरहुड में होगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। यहाँ फॉर ऑल एक्स पूछा हुआ है। सिमिलरली इन्होंने यू की मोनोटोनिसिटी के बारे में बात की हुई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो यू की मोनोटोनिसिटी इससे बताई जा सकती है। इसका डबल डेरिवेटिव, हाँ ठीक है, यू डबल डैश, सॉरी, यू की मोनोटोनिसिटी उसके डेरिवेटिव से बताई जा सकती है। यू डैश जीरो यहाँ से क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, जीरो के नेबरहुड में तो है ये दोनों मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, पर यहाँ पे यू नहीं, एक्स ग्रेटर देन जीरो, कुछ मीन वैल्यू जैसा दिख रहा है मुझे, जैसे अप्लाई हो सकता हो। चलो इसको मुझे देखना पड़ेगा एक बार फिर से, क्योंकि शायद इसके दोनों ही हैं करेक्ट। देखते हैं, आप भी सोचना इस तरीके से, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हुआ तो एफ ऑफ एक्स भी एफ ऑफ जीरो से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव। तो यहाँ पे मोनोटोनिसिटी की बात की है। चलो देखते हैं इसको, ये वाला क्वेश्चन किया था, नहीं किया था मैम। इसमें तो ऊपर से कुछ कॉमन निकल आएगा ना, फिर हम या तो इसको वो कर दें, रैशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा ln k का होल स्क्वायर, और रैशनलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, एज इट इज रहेगा। या तो हम यहाँ पे किसी तरीके से कुछ पुट कर पाए, इसका मैम ऑप्शन क्या होगा मैम?
इसका शायद 0 है आंसर। मैं जीरो लगा दी, हाँ। है 0 लगा जीरो दिया। कर यस दी। मैम। हाँ। क्यों कर दिया 0? असल में मैम एक क्वेश्चन किया था कि रूट ओवर n-1, n+1 माइनस रूट एन, ये जो होता है ना, ये जीरो पे टेंड करता है। पर जो यहाँ पर जो मतलब जो लिमिट दे रखा है, ये तो मैम के की मतलब के का होता है ना, मतलब के 1 होगा, 2 होगा, हम्म, आहिस्ता आहिस्ता ये एन पे जाएगा। बट ऊपर वाला जो टर्म्स है वो तो हमेशा एन पे ही रहेगा, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ समेशन के ऊपर दे रखा है। हाँ वो तो फिक्स है ऊपर वाली। तो इस तरह थोड़ा लॉजिक लगा के मैंने कर दी। उस टाइम क्वेश्चन नहीं हो रहा था ना, तो इसलिए मैंने कर दी। चलो कर दी, अच्छी बात है। गलत भी हो सकता था। हाँ मैम। अरे इसमें कुछ इंटीग्रल टेस्ट ही लगेगा, अब ये नहीं समझ में आ रहा है। इसमें एफ ऑफ के बाय एन बनाना पड़ेगा हमें, 1/n लगेगा तो इंटीग्रल ही इसमें। वो सॉरी, इंटीग्रल टेस्ट नहीं, सॉरी, लिमिट ऑफ सम। मैम इसमें √n+1 माइनस √n बाहर निकल के जो बाकी सीरीज है उसका सम निकलना पड़ेगा क्या? 1/k ln k का होल स्क्वायर। अगर हम इसमें से n कॉमन लें तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर हम नीचे n से डिवाइड करें तो k बाय n, n n। मुझे ऐसा लग रहा है एग्जाम हॉल में तो हो गया है क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ln k का होल स्क्वायर, उसको ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। चलो भाई देखना ही पड़ेगा। बाकी हो गया होगा मेहनत का, तो ये फेवरेट क्वेश्चन होगा उसका। कौन सा रह गया हमारा? 13th और 14th रह गए। 12th तो खैर मैं बताऊंगी आपको बाद में। 13 और 14 नोट कर लेती हूँ कहीं पे। सोच लेना, वैसे ज्यादा मुश्किल तो नहीं है 14, बस अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। 1/, ठीक, चलो देखते हैं। 15th किया था। मैम में से हम्म। मतलब ऊपर लीजिए, स्क्रॉल कीजिए। समेशन 1/k ln k स्क्वायर जो कन्वर्जेंट ही आएगा हमेशा, मतलब कन्वर्जेंट ही आएगा ना? कन्वर्जेंट यस मैम। किस टेस्ट से? कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट से। कॉशी कंडेंसेशन से ये हो जाएगा। 2 की पावर कैसे मल्टीप्लाई करोगे, चेंज करोगे? हाँ, कॉशी कंडेंसेशन से ये आ जाएगा k ln 2। कॉशी कंडेंसेशन इसमें लग भी जाएगा क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बिल्कुल ठीक बात है। यस मैम, फिर तो हो जाएगा, फिर तो इसका सम फाइनाइट आएगा कुछ। हाँ, और बाकी जो हमने निकाला था √n+1 माइनस √n, इसको तो जीरो पे टेंड करा है। पहले ये √n+1 माइनस n, और फिर ये एक सम है। सम हमें मल्टीप्लाई करके इकट्ठे निकालना है, आप बात समझ रहे हो? यहाँ पे कुछ n में सम आएगा, कुछ n में आएगा, या तो हम इसको कुछ इनइक्वालिटी से शो कर दे। कहने का मतलब मेरा ये है कि समेशन अब इसके बाद लगेगा आपका, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा n की फॉर्म में, n इक्वल टू, सॉरी, k इक्वल टू 2 to n इंफिनिटी, इसको एज अ होल सीरीज देखो, जिसमें से ये जो भी ये कॉमन आएगा।
मेरी बात समझे ही नहीं? यस मैम, यस मैम, समझ गए। 1/ln k का स्क्वायर किससे छोटा है, किससे बड़ा है? 1/k की। मैम फिर भी हो जाएगा ये, स्क्विज थ्योरम से हो जाएगा। हमें के एल एन के स्क्वायर ये जो है वो 1 से बड़ा होगा हमेशा। k स्क्वायर किसी कुछ टर्म्स छोड़ने के बाद तो 1 से बड़ा होगा ही। यस मैम, और स्मॉल होगा के स्क्वायर से। k स्क्वायर से छोटा होगा, तो लेस देन 1 मैम और ग्रेटर देन 1/k स्क्वायर। यस मैम, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे जो सीरीज बनेगी वो एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी, बट यहाँ पे जो सीरीज बनेगी रूट n प्लस 1 माइनस रूट n, ये कन्वर्जेंट नहीं है। डायरेक्ट कंपेयर कर लें। मैम वो कैसे पता चला, वो कन्वर्जन कैसे नहीं होगी स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n? वो तो इन्फिनिटी पे 0 पे टेंड करेगी ना। एज अ सीरीज ये सीरीज क्या बनेगी, मैं अगर रैशनलाइज सही कर रही हूँ तो यही बनेगा ना। हाँ मैम, समझ गए। एक और चीज दिमाग में आई थी अभी, क्या था वो? दिस थिंग इज लेस देन, कुछ दिमाग में हिट किया था। पता नहीं, एग्जाम में तो फटाफट हो गया था ये क्वेश्चन, ध्यान में नहीं आ रहा। चलो चलो सोच लेना इसके बारे में, देखती हूँ नेक्स्ट टाइम बताती हूँ, कल बताती हूँ। 15 किया था। यस मैम, इसका तो ट्राई किया था मैम एग्जाम में, but गलत हो गया मैम। पहले मुझे लग रहा था कि सारे ही सही हैं ये, तो फिर ध्यान दिया कि यहाँ पे हम यहाँ गलती कर रहे हैं। देखो ये तो सिंपल ही था बिल्कुल, इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। π/3 समथिंग जो भी आ रहा होगा इसमें, -π/3 जो भी था, तो ए तो करेक्ट ही होगा। उन्होंने फॉल्स पूछा है हमसे, और यहाँ पे दिख रहा है, आपने कौन सा लगाया था नैनिश? मैम मेरे फर्स्ट वाले में हाफ आ रहा था मैम आंसर, माइनस नहीं आ रहा था। माइनस नहीं आ रहा था, अच्छा चलो देखते हैं। कॉस एक्स स्क्वायर यानी 2π डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 3, कॉस 2π/3 है। किधर से भी अप्रोच कर लो cos 2π/3, पहले तो cos कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, लेफ्ट से अप्रोच कर लो चाहे राइट से अप्रोच कर लो। दूसरी बात, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ही है, तो आपको लिमिट की लेफ्ट राइट की चिंता करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
आपको सीधे cos 2π/3 फंक्शनल वैल्यू निकाल देनी है, cos पाई माइनस π/3, समझे? यस मैम। माइनस cos π/3 होता है ना। मैम लास्ट में किया था मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके। हाँ, ये जल्दबाजी में लास्ट गड़बड़ में। हुआ होगा। ठीक है, अब बात आती बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में चलो, बी ऑप्शन वैसे बी ऑप्शन ही कर लेते हैं, चलो ठीक है। बी ऑप्शन में एच एक्स वाई, जहां पर एक्स और वाई, एक्स √2 को और वाई 2 को टेंड कर रहा है, यानी एच एक्स वाई फंक्शन तो आपका ये है। और जब एक्स स्क्वायर और वाई बराबर नहीं है, लिमिट का मतलब क्या होता है, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब एक्स √2 पे अप्रोच कर रहा है, वाई 2 पे अप्रोच कर रहा है, मतलब अप्रोचिंग वैल्यूज हैं, बराबर तो नहीं है, तो हमें कौन सा फंक्शन कंसिडर करना है, ये वाला। नीचे वाला भी करोगे तब भी लिमिट सेम नहीं आएगी। तो इस फंक्शन के हिसाब से जब हम देखेंगे, एक्स √2 पे जा रहा है और वाई जा रहा है 2 पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई किस पे टेंड करेगा, 2 - 2 0 पे। पर ये 0 पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 नेगेटिव भी हो सकता है। जब x ग्रेटर देन √2 होगा, जब x ग्रेटर देन √2 होगा और जब x पॉजिटिवली √2 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, पॉजिटिव साइड से, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये √2 का पॉइंट है, ये 2 का पॉइंट है, ठीक है। अब x इधर से भी अप्रोच कर सकता है √2 पे और इधर से भी अप्रोच कर सकता है, दो रास्ते हैं उसके पास। y इधर से √2 पे टू पे अप्रोच कर सकता है और इधर से भी, दोनों के पास दो दो रास्ते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, है ना। तो जब x ग्रेटर देन √2 होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स ग्रेटर देन, सॉरी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई और एक्स स्क्वायर लेस देन वाई, दो केसेस बना के आप इसमें चलोगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई पॉजिटिवली या 0 की तरफ टेंड कर सकता है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई दूसरे केस में क्या कर सकता है, नेगेटिवली 0 की तरफ टेंड कर सकता है। मतलब कि नीचे डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ सकता है और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो एक बार तो ये e⁻∞ जाएगा, एक बार e⁻∞ जाएगा, तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। ये बात समझ में आई? यस मैम। तो फॉल्स देखना था, तो हाँ ये तो फॉल्स है, पर चलो कोई क्रॉस चेक करना चाहे, बाकी ऑप्शंस भी देखना चाहे, तो ln ऑफ x⁻y माइनस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और x और y दोनों e पे जा रहे हैं। अब अच्छी बात यह है कि x जब y e पे अप्रोच करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y कहाँ पे अप्रोच करेगा, 2 पे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ खास चक्कर यहाँ पे पड़ेगा नहीं। तो देखो जरा, ये चीज क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 1 कितना होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e 0.718, 0.71। जो भी था, 0.718 समथिंग, ठीक है। x x क्या है यहाँ पे, e है, अच्छा। फ्रैक्शनल पार्ट लेना है ना, ठीक है, तो e, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ln ऑफ दिस चेक कर रहे हो आप, तो ln ऑफ समथिंग रेज टू पावर समथिंग, तो ये क्या आ जाएगा, 0.718, पावर आगे आ जाएगी ln e, ठीक है। इसमें आप लेफ्ट राइट दोनों तरीके से लिमिट चेक करके देखोगे, सेम चीज ही आनी है, कोई फर्क पड़ना नहीं है। ग्रेटेस्ट यस इंटीजर फंक्शन e को इधर से अप्रोच करो या इधर से अप्रोच करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सेम वैल्यू ही देगा। 2.71 चेक कर लो या 2.70 चेक कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2.72 चेक कर लो, वो तो सेम ही वैल्यू देना है, 2 ही देगा। तो बस ये आ जाएगा 0.718, यानी कि e-2, जैसे कि अभी हमने किया था, दिस इज e-2, तो ये सही हो जाएगा। आई मीन इसके हिसाब से तो गलत ही हो जाएगा, क्वेश्चन में फॉल्स पूछा है। नेक्स्ट भी इजी है, e⁻²y gx।
अब ई रेस्ट पावर 2y, ये तो आपको पता ही है, अच्छा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये तो हमेशा ही 1 पे जाएगा जब y 0 पे जाएगा। gx का आपको देखना पड़ेगा, बस gx कहाँ पे है, gx का देख लो, gx तो बहुत ही सिंपल है, वो तो 1 पे ही जा रहा है। 1 पे जा रहा है। मैम मुझे तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो मुझे लास्ट में आया था, मतलब ऑप्शन डी आया था, तो मैंने फर्स्ट ए बी सी चेक किया और इसको ऑप्शन गलत कर शफल दिया। नहीं थे क्या? ऐसा तो नहीं था। नहीं मैम, शफल थे ऑप्शन। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे तो इसी ऑर्डर में आए थे जहाँ तक क्वेश्चंस याद आ मुझे रहे तो हैं। क्वेश्चन भी ऐसे नहीं थे और ऑप्शन भी ऐसे नहीं थे। मतलब सबके फिर शफल होंगे, वो तो बात ठीक है आपकी, शफल रहे होंगे सबके। चालू रख। आपने भी मतलब जैम एग्जाम दिया आपने? हाँ, इस बार दिया। ना देती तो पता आपका कैसे तो चलता कि कहाँ पे आपकी कमी रह गई, कहाँ पे आप लोग अच्छा कर सकते थे, बेटर कर सकते थे, एग्जाम लंबा था या नहीं था, वो एग्जाम हॉल में बैठ अच्छा, के समझ में आता है। तो आपने मतलब आपका तो एमएससी कंप्लीट हो गया, फिर भी आपने दे सकते हो? हाँ और क्या, मना थोड़ी करते हैं, वो दे दो, फॉर्म भर दो, दे दो। एडमिशन नहीं देगा ना? एडमिशन भी ले सकते हैं, यही पूछेंगे आप 2 बार एडमिशन क्यों ले रहे हो, 2 बार एमएससी क्यों करना चाहते हो। अच्छा, ये बात है, ये भी सही है मैम। हाँ बस यही पूछेंगे, और तो दे ही देंगे एडमिशन, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, एग्जाम दे के मुझे काफी कुछ समझ में आया, कहाँ कहाँ कमी रह सकती थी, कहाँ पे आप लोग गलती कर सकते थे। अगर मैं एग्जाम में देती तो मुझे समझ में नहीं आती कहाँ पे कमियां रह सकती थी, तो बड़ा जरूरी होता है एग्जाम समझना देना। तो देखते हैं 16th क्वेश्चन को। ये मैंने गलत कर दी। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आप एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते थे, क्योंकि इसमें एक ही करेक्ट होना था, और आपको हाँ कहीं मैम। कंफ्यूजन था तो आप चारों को चेक कर लेते। कंफ्यूजन के केस में क्या कर सकते हो, फायदा होता है कि 4 ऑप्शन है, चारों को एक बार चेक कर लो, क्योंकि अब ये एक ऐसी मैट्रिक्स थी, पी की पावर 4 0 थी, इसमें आप मैट्रिक्स भी ले सकते थे, सपोज कर सकते मैंने थे। मैम मैट्रिक्स लिया था मैम। अच्छी बात है, फिर फोर। क्या दिक्कत है। मैम इसका आंसर क्या होगा एक्चुअल में? मेरा मतलब मेरे तो फर्स्ट पूछ रखा है, तो मैंने डी को करेक्ट कर दिया, मेरा ए बी सी करेक्ट हो रहा था हॉल में। देखो और पहला ऑप्शन कह रहा है फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर वी, निलपोटेंट मैट्रिक्स है पता है हमें, दिस इज ऑफ रियल मैट्रिक्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप पी को जीरो मैट्रिक्स लो, अच्छा पी की नॉन जीरो, पी क्यूब नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर वी उठा लो, ये कह रहे हैं कि ये सारे एल आई आने चाहिए। क्या ये एल आई आएंगे? पी वी वी पी वी, एल आई तो नहीं आएंगे, आएंगे तो एल डी। उसमें से कोई एक, तो पी वी इज इक्वल टू, देखो अगर सारे आइगन वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो एक बात सोचो, हर नॉन जीरो आइगन मैम वेक्टर की बात हो रही है। बोलो नैनिश। अगर हम आपने जो मैट्रिक्स ले आए वही ले ले हम्म और वी को अगर 1 0 0 0 ऐसे कंसिडर कर ले, हम्म हाँ, तो हो जाएगा सिंपल, रियलिटी ये बन ऑप्शन। जाए। बिल्कुल। तो उसमें चारों ही 0 0 0 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, और एक और बात, एवरी नॉन जीरो वेक्टर बोल दिया, तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि कोई उसमें से एक वेक्टर आइगन वेक्टर भी तो बनता होगा मैट्रिक्स का, है कि नहीं। यस मैम। हाँ मैम। तो मान लो वी अगर कोई आइगन वेक्टर ले लेते हम, नॉन जीरो वेक्टर है, आइगन वेक्टर बन सकता है, तो पीवी क्या आ जाता, लेमडा वी, वी लेमडा वी, लेमडा यानी जीरो, तो वैसे ही जीरो हो जाना था, लेमडा तो जीरो ही है यहाँ पे, ये भी लेमडा स्क्वायर भी आता है, ये भी जीरो, ये लेमडा क्यूब भी आता है, ये भी जीरो। तो किसी भी तरीके से सोच सकते थे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ब्रॉड बात कर दी, बहुत ही गलत बात है ये। हाँ, ऐसे ही सोचा था मैंने।
अच्छा। आइगन वेक्टर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे आपको एग्जाम में आप बैठे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये ऑप्शन, ऐसे खतरनाक ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रही कि ऑप्शन खतरनाक है, लेकिन हम वो देखें ना ऑप्शन जो हम काट सकते हैं या जो हमें पता है कि ज्यादा इजी है। जैसे कि ये वाला ऑप्शन, हम सीधे सी पे जाएंगे, जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी। हाँ, ये सही है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है निर्मल्य, अगर आपके में ए ऑप्शन आया था या कहीं भी आया था तो इसको पहले देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डी में क्या हाँ कर, मैम समझ गया। हाँ डी में सिमिलैरिटी की बात कर रखी है। तो अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो सेम चीज को सेटिस्फाई करती है तो वो हम बी को भी कट कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? यहाँ पर बोला है ना मैम, रैंक जो है वो हमेशा 4 से कम ही होगी। बी ऑप्शन? यस मैम, तो वो तो हमेशा ट्रू होगा ना। मतलब हर एक पी स्क्वायर पी क्यूब, इन सब की, मतलब इन सब का डिटरमिनेंट तो जीरो आएगा, क्योंकि एवरी मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। सो रैंक तो फुल नहीं होगी किसी की, तो 4 माइनस के ही आएगी हमेशा रैंक किसी ना किसी की। तो हमेशा ट्रू होगा ये सेंटेंस स्टेटमेंट। बिल्कुल, इसमें मैंने आपको एक तरीका भी कराया था, मैंने उसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। इन्होंने वो बात ठीक है आपकी न्यानिश, इन्होंने बोल रखा है 4 - k रैंक, रैंक ऑफ पी की पावर के, कुछ ऐसा हमने करा था। रैंक के रैंक ऑफ पी का कुछ रिजल्ट था, मुझे याद नहीं है, जो भी था, यस मैम, वो तो माइनस नंबर ऑफ, तो उससे ये चीज हो जाएगी। रैंक ऑफ पी की पावर के, पी की मान लो अगर आपने k-1 भी मान ली, n-1, कुछ ऐसा होता था यहाँ पे, 4 हो जाएगा ये, k-4, कुछ ऐसा इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है इस रिजल्ट में। पर इन्होंने एग्जैक्टली बोला है कि रैंक ऑफ पी की पावर के ये हो जाएगी इक्वल टू 4 - k हो जाएगी। वैसे अगर हम डी ऑप्शन को समझ जाएं तो बी भी समझ जाएंगे, क्योंकि कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, उसके आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अगर क्यू की पावर 4 कोई मैट्रिक्स है, मतलब क्यू कोई और मैट्रिक्स है जो इस सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, उसकी डीसी टर्म बराबर हो जाए मान लो, तो जैसे कि p की सभी आइगन वैल्यू जीरो थी और p क्यूब नॉन जीरो था, यहाँ पे भी q की सभी आइगन वैल्यू जीरो है और q की पावर 3 नॉन जीरो है, q की पावर 4 जीरो बन रहा है। तो इससे दोनों जो मैट्रिसेस हैं सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि इनका आप जब डीसी टर्म चेक करोगे वो सेम आने वाला है। ठीक है। मैम यहाँ पर देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगल मैट्रिक्स बोला है एस, तो हम एस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ले तो क्यू और पी इक्वल हो जाएंगे। इफ q इज अ मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे जो हमें q सपोज करनी है ना, इफ q इज अ मैट्रिक्स, q कुछ कोई अलग मैट्रिक्स भी हो सकती है, कहने का मतलब ये q ऐसी भी हो सकती है। मान लो इसका ट्रांसपोज ही ले लें हम, मतलब पहले क्यू चूज करनी है, अगर आप इसको सही तरीके से समझो इस ऑप्शन को, कि क्यू किसी ने चूज की तो उसके लिए हमेशा एक एस एग्जिस्ट कर जाएगा, तो क्यू के हिसाब से एस एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हो ये बात? यस मैम। मैम पर एक के लिए तो, मतलब क्यू अगर हमने पी सपोज कर लिया क्यू को, तो पी के लिए तो देयर एक नॉन सिंगुलर मैट। पी के लिए तो हो जाएगा, लेकिन क्यू को कुछ और हाँ सपोज कर लिया तब क्या है? मान लो क्यू इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज है, खैर इस केस में तो हो ही जाएगा पी ट्रांसपोज के केस में, लेकिन इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल निकालो ना। क्यू की पावर 4 जीरो है तो इसकी मिनिमल क्या आएगी बताओ? लेमडा, सॉरी, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स क्यूब नॉन जीरो है, और पी की पावर 4 भी जीरो दे रखा था और पी क्यूब नॉन जीरो था, तो इसकी मिनिमल भी क्या है? एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू जीरो। दोनों की मिनिमल सेम आ रही है, तो मिनिमल भी यही आ रही है, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक सेम हो गई, मिनिमल सेम हो गई। अब कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल सेम हो गई तो क्या होगा? डी सी टर्म
आइगन वैल्यू सभी 0 आ रही है, इससे सारी आइगन वैल्यू सेम हो गई, ट्रेस डिटर्मिनेंट ये भी सेम हो गया, रैंक भी सेम हो गई। ठीक है, रैंक भी सेम हो जाएगी ना। बाकी इसको मैं थ्योरेटिकली ही बताती हूँ, थ्योरेटिकली भी देखना पड़ेगा इसको, डी ऑप्शन को। और अगर डी ऑप्शन करेक्ट है तो फिर बी ऑप्शन में तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मुझे लीनियर की नोटबुक में ही देखना पड़ेगा कि वाला फॉर्मूला क्या होता था, किसी को याद है कि नहीं? यस मैम, याद है। कौन सा मैम? रैंक ऑफ हाँ, p रेज टू k। p की पावर के। यस मैम, रैंक ऑफ p रेज टू k is greater than k times rank of p minus k times 1, sorry, k minus 1 times n। k माइनस वन टाइम्स n, हाँ ये होता था। यहाँ पे n क्या है, 4 है। यस मैम। ठीक है, तो रैंक ऑफ p की पावर k क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हम मैम मैंने जो बताया उससे बहुत जल्दी हो जाएगा मैम, सेकंड ऑप्शन। किससे? मैम इसकी मतलब कोई भी p की कौन सी भी पावर की जो मैट्रिक्स होगी वो तो नीलपोटेंट ही होगी ना। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा जीरो ही होता है, तो फुल रैंक नहीं होती कभी। तो यहाँ पर के जो है हमें वो 1 2 3 4 में से सिलेक्ट करना है, वो तो जीरो नहीं हो सकता। मतलब जीरो हो जाएगा तो p रेस टू k की रैंक 4 हो जाएगी, इसका मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ तो k जीरो नहीं दिया है ना हमें, तो इसलिए हमेशा p रेस टू k की रैंक जो है इसका वो कहने लेस का देन मतलब है कि फोर रैंक होगी। p इज 4 माइनस 1। ठीक है, रैंक ऑफ p स्क्वायर इज 4 माइनस 2, रैंक ऑफ p क्यूब इज 4 माइनस 3। ये चीज हमें प्रूव करनी है। नहीं मैम, वो तो k एक देखो p k की एक सेट पावर है ना। k की रैंक 4 माइनस k, तो p पर की मैम k, पावर 2 की रैंक 4 माइनस 2 होनी चाहिए ना। हाँ 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 ये चीज हाँ हमें k। सिंपली प्रूव करना है, इसलिए मैं इतना मैम मुझे लगा कि वो ऊपर वाला k और इधर का कुछ अलग अलग ही नहीं अल्फाबेट नहीं है नहीं इसलिए। नहीं नहीं, वो मैं समझ गई, आप कुछ गलत समझ रहे हो इसको। तो देखो यहाँ से भी हो जाएगा। रैंक ऑफ p, अगर हम रैंक ऑफ p फुल तो है नहीं, ये बात तो पक्की है। तो रैंक ऑफ p यहाँ से है क्या? अगर रैंक ऑफ p मान लो 2 है, जस्ट सपोज अगर रैंक ऑफ p 2 होती, तो इसका मतलब क्या होता कि इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, जीरो की आइगन वैल्यू है जो, इसकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी तो 4 ही है, और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, चलो हाँ मिनिमल पॉलिनोमियल का यूज करके इसको अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बना लेते हैं। ध्यान दो, इन्होंने बोल रखा है p की पावर 4 इज इक्वल टू 0, यानी x की पावर 4 0 है और x की पावर 3 0 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, एक बार जीएम एएम में थोड़ा सा खेलना चाहते हैं। 0 इसकी एक आइगन वैल्यू है, उसकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी तो पक्की बात है 4 ही है, क्योंकि एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। इससे हमें ये पता चलता है कि उसकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी है 4। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी उसकी? उसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। लेकिन हमें यहाँ पे एक बात बोल रखी है कि x की पावर 3 नॉन जीरो, x की पावर 4 जाके कहीं जीरो हो रहा है। इससे हमें डायरेक्ट एक हिंट लगता है किसके बारे में, मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में। और मिनिमल में क्या बोला जाता था, अगर मिनिमल आप बनाना चाहते एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्या आप बना सकते हो? क्योंकि उन्होंने तो बोल रखा है एक्स क्यूब नॉन जीरो है। तो क्या आप, क्या बात है दो दो न्यानेश, क्या आप कभी भी मैं इसकी मोबाइल की मिनिमल, चार्जिंग। क्या आप कभी भी इसकी मिनिमल एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या एक्स इज इक्वल टू 0 बना सकते हो? मिनिमल इसकी क्या बनाओगे?
x की पावर 4 इज इक्वल टू 0 ही तो बनेगी, x की पावर 3 तो 0 है ही नहीं। मिनिमल किसका फैक्टर होगा? इसी का तो फैक्टर होगा। गैनिलेटिंग पॉलिनोमियल है या कैरेक्टरिस्टिक, जो भी आप इसको बोलना चाहो वो है, तो मिनिमल इसी का फैक्टर होगा। या तो x इज इक्वल टू 0 होगा, वो हो नहीं सकता क्योंकि एक्स क्यूब नॉन जीरो है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, ये हो नहीं सकता क्योंकि एक्स क्यूब नॉन जीरो है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्स क्यूब नॉन जीरो है। तो मिनिमल क्या बनेगी? एक्स की 4 इज इक्वल टू 0 बनेगी ना, ये बता रही हूँ मैं आपको। यस मैम। तो अब आपने निकाल ली इसकी मिनिमल, तो मिनिमल निकाल ली, तो इसका मतलब क्या? मिनिमल में 4 पावर आ रही है ना, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी उसकी? आइगन वैल्यू की 1 होगी। ये टेबल बना ली ना अगर आपने। अब मैं एक बार इस प्रोसेस को रिवर्स कर देती हूँ अगर आपके समझ में नहीं आया। मैंने मिनिमल से ये जीएम निकाली, जीएम से मिनिमल निकालना जरा। जीएम 1 है तो 4 के कितने आपको पार्टीशंस करने हैं, वो पार्टीशन वाला तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। 4 के कितने करने हैं आपको पार्टीशन? केवल एक, ओनली 1 पार्टीशन। तो 4 का 4 ही रहेगा पार्टीशन के अंदर। अब इसी को आपको मिनिमल की पावर में चढ़ाना है, यानी x माइनस 0 की पावर में इसी 4 को लेकर आना है, यही आपकी मिनिमल है। यानी गारंटी मिल गई कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी उसकी 1 है, अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी उस 0 आइगन वैल्यू की 4 है। अब यहाँ से एक अच्छी बात निकल के आएगी, तो नलिटी आपको पता चल गई। नलिटी ऑफ p माइनस 0i, यानी 0 आइगन वैल्यू की नलिटी क्या है? 1 है, क्योंकि gm क्या होती है? नलिटी तो होती है p माइनस 0i की। तो इसका मतलब रैंक क्या है p माइनस 0i की? 3 है। तो आपको मैट्रिक्स की रैंक पता चल गई 3, गारंटी के साथ। बताओ कहीं पे कोई दिक्कत हो यहाँ तक? यस मैम, समझ गए। निर्माल्या? यस मैम, आ रही है समझ। तो रैंक ऑफ p 3 हो गया। अब देखो नई चीज है इस क्वेश्चन को, मैंने भी पहले ये नहीं सोचा था कि हम इसमें टेबल भी तो बना सकते हैं, अपनी फेवरेट आइगन वैल्यूज के तरीके से इसको कर सकते हैं। तो हमने निकाल लिया रैंक ऑफ p3 है, हमने प्रूव कर दिया है रैंक ऑफ p3 है। तो बस यहाँ पे रख दो 3k माइनस 4k माइनस 4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 4 माइनस के। आया कि नहीं आया? यहाँ तक आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आया। ठीक है ना, इन्होंने इक्वल दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक आ गया। इसमें यस मैम। कुछ और सोचते हैं। रैंक ऑफ p की पावर k is less than equal to रैंक ऑफ p की पावर k माइनस 1। अच्छा, जनरली ये चीज हो जाएगी। लेस देन इक्वल टू में या तो हमें फिर इसमें PMI लगाना पड़ेगा, ऐसे तो लंबा हो जाएगा। रैंक ऑफ p स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ p, रैंक ऑफ p क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी कि 1, यानी कि रैंक ऑफ p स्क्वायर रैंक इससे छोटा है बराबर। रैंक ऑफ p इज 1। अच्छा ठीक है ठीक है, रैंक ऑफ p तो 3 आया था ना, तो रैंक ऑफ p स्क्वायर is less than or equal to 3, it is greater than equal to 4 minus 2। रेंज आ रही है यहाँ से। एग्जाम्पल से तो ठीक है, चलो।
डिसाइड कैसे किया जाए? लिखना ही पड़ेगा मुझे। क्या है 15th 16 का बी ऑप्शन, और डी भी एक बार देख रहे हैं। ठीक है चलो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, बाकी इसी कंसेप्ट से होगा। एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई है, लाइन को। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एक काम किया जा सकता है इसमें, पी स्क्वायर की मिनिमल निकाली जा सकती है, इतना तो किया ही जा सकता है। जैसे पी स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, क्योंकि आप जानते हो x की पावर 4 इज इक्वल टू 0 है, तो पी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब स्क्वायर कर देते हो तो 0 आ जाता है। मतलब इसकी मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो ये होगी, और मिनिमल भी यही होगी। तो इसकी रैंक क्या बनेगी, रैंक इसकी बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक तो खैर ये होगी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, हाँ कैरेक्टरिस्टिक तो यही होगी। तो इसकी मिनिमल क्या बन जाएगी, 4 में से 2 + 1 + 1 इस टाइप से, या 2 + 2 ऐसी भी बन सकती है, 2 या 3 नलिटी। रैंक उस हिसाब से जज होगी फिर। तो इस हिसाब से नलिटी 3 आएगी, तो इस केस में रैंक आ जाएगी 1, इस केस में रैंक आ जाएगी 2। तो यहाँ केस बन जाएंगे, फिर तो दिक्कत होगी ना, तो ये वाला केस चाहिए। एक दो चीज़ें और यूज़ होंगी इसमें, चलो देखती हूँ मैं। 17 क्वेश्चन भी लीनियर का था, हो गया ये वाला। हाँ मैम ये वाला हो गया था। देखा नहीं था मैम क्वेश्चन। असल में क्वेश्चन में मुझे लगता है कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगी, काउंटर एग्जाम्पल भी कुछ छोटे तो नहीं पड़ेंगे अगर लिए जाए तो। इसका ये करेक्ट है शायद, सॉरी ये करेक्ट नहीं है, पी करेक्ट है, इसका बी आ जाएगा। कुछ नहीं करना इसमें, जो सीधे डेफिनेशन दे रखी है, और कोई शॉर्ट तरीका हो तो मुझे पता नहीं। ये जो डेफिनेशन दे रखी है ना एक्स वाई की, ये जो प्रोडक्ट टाइप डिफाइन कर रखा है, इसको बार बार अप्लाई करके इस पर बस अप्लाई करना है और चेक करना है इन दोनों पे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर शायद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आया था, कोई 2 आया था ऑप्शन कि 1 सी। आया था, सी आया था। तो ये तो आसान था, बहुत ही आसान था, हो गया होगा। यस मैम। आसान था मैम, पर वो लास्ट में था तो उसको टाइम नहीं मिला मेरे को। टाइम नहीं मिला तो ठीक है, मैंने कहा कहीं टाइम मिला और गड़बड़ कर दिया, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन ना, अब एक बात आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, एग्जाम लेंथी समझ में आ जाता है 5 क्वेश्चन करते ही, या 10 क्वेश्चन आपने कर लिए ना, आपको समझ में आ जाता है एग्जाम में कुछ गड़बड़ है, लेंथी है बड़ा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो अपने क्वेश्चन छांट छांट के करो, आसान वाले तो छोड़ने ही नहीं है। अगर आपने आसान क्वेश्चन छोड़ दिए तो दुख होता है ना, कि हम मुश्किल वाले में फंसे रहे, आसान वाले हम छोड़ के आ गए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ मैम। तो अब आगे से किसी भी एग्ज़ाम को दो, ये ध्यान रखना, क्योंकि हर एग्ज़ाम अपने अपने तरीके का होता है ना। अब जैम वाला ऐसा कुछ रिपीट करेंगे, या कोई और एग्ज़ाम दोगे, हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा लेंथी हो या इससे कम लेंथ के हों। तो अब अलग अलग एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम को देख के उसकी स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी, और प्रीवियस ईयर्स को देख के थोड़ी बहुत समझ में आएगी। अब 19 क्वेश्चन है, क्यू मॉड जेड का ग्रुप अलग से कराया था ना मैंने क्लास में। यस मैम, ऑप्शन नहीं था इसका। इसका गड़बड़ हुआ है, सही हुआ मैम। सही ये हुआ। तो किसी का गलती नहीं हुआ। नहीं हुआ कि क्यू मॉड जेड के सारे सब ग्रुप वैसे ही फाइनाइट होते हैं, तो वैसे ही गलत है। साइक्लिक नहीं होता, अच्छी बात है, ये तो है ही अच्छी बात। और यहाँ पे कह रखा है कि हर नेचुरल के लिए उस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है।
समथिंग बाय एन ले लो, एम बाय एन, एम और एन का जीसीडी चाहे वन ले लो चाहे जो भी ले लो, एम बाय एन टाइप का एलिमेंट ले लो। और यहाँ से यहाँ तक कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे? कितने मार्क्स का था ये क्वेश्चन? ये 2 का था कि 1 का था? 2 मार्क्स का। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब कुछ क्वेश्चन देख के जैसे खुशी होती है ना, वो वाली चीज हुई थी। यहाँ पे एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म ही मिलेगा, है ना? क्योंकि इधर के आप कुछ भी बनाओगे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल रही थी मैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स। नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो इसके नॉर्मल सब ग्रुप जो भी बनेंगे, नॉर्मल, सारे नॉर्मल सारे हो गए। नॉर्मल है और फाइनाइट हैं सारे, आएंगे तो इनफाइनाइट ऑर्डर के ही। पर क्यू प्लस इधर की बात की जाए अगर, सबसे पहले तो क्यू मॉड जेड, क्या क्यू प्लस की आइसोमॉर्फिक है? नहीं है। क्यू मॉड जेड अपॉन आइडेंटिटी, फिर क्यू मॉड जेड अपॉन क्यू मॉड जेड, ये एक आइडेंटिटी आएगा। क्या ये उधर वाले आइडेंटिटी के आइसोमॉर्फिक है? बिल्कुल हो जाएगा, उधर वाले आइडेंटिटी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक। फिर जब आप इसके नीचे फाइनाइट रखोगे तो क्या ये उसके किसी क्यू प्लस के किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक बनेगा? क्यू प्लस का मतलब क्या हो गया? क्यू अंडर एडिशन, क्यू अंडर एडिशन, हाँ क्यू अंडर एडिशन, रैशनल्स अंडर एडिशन, ठीक है। तो आई थिंक किस चीज़ की प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, जब हम इसके नीचे इसके फाइनाइट ग्रुप रखेंगे, क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे, बताओ। बताओ बताओ, सोचना पड़ेगा। सोचो, नहीं सोच के बताना। इसमें डायरेक्टली वो ऑप्शन ए वाला जो है वो गलत दिखा था तो हाँ डायरेक्ट कर दिया। तो ठीक है, और जब भी ऐसा कोई दिखे जिसमें एक ही करेक्ट हो तो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि ये 100% गलत है, तब आप एक को लगा दो। कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर बाकी ऑप्शंस भी देखो। होमोमॉर्फिज्म चेक करना है यहाँ से यहाँ तक, जब हम क्यू मॉड जेड के नीचे उसके नॉर्मल सब ग्रुप्स रखेंगे। ये याद रखना, उसके नॉर्मल सब ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर के होते हैं। मैं उसका क्वेश्चन ग्रुप कैसे होगा, विजुअलाइज नहीं हो रहा है। क्यू मॉड जेड के क्वेश्चन ग्रुप फाइनाइट यस आएंगे मैम। नहीं, अच्छा क्यू मॉड जेड के क्वेश्चन ग्रुप, इसके नीचे जैसे कौन सा रखें, किसी एलिमेंट से जनरेट करके रखते हैं। कौन सा एलिमेंट लें? 2/3 लेते हैं। तो इसमें 2/3 प्लस कोई भी क्यू मॉड जेड टाइप का एलिमेंट, प्लस कोई भी इसका एलिमेंट लोगे, कोई भी रैंडम सा एलिमेंट लो इसका। क्वेश्चन ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप है ये। जैसे हमने इसका एलिमेंट ले लिया 1/4 प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ सेट तो नहीं है, चलो एक एलिमेंट की तरह हम देख रहे हैं इसको। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे? बार बार इसको ऐड करेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये इसके अंदर कब आएगा, ठीक है। इसके अंदर ये कब आएगा? 4 टाइम्स ऐड करने पर ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट हैं? 2/3 और 4/3, 6/3 यानी कि आइडेंटिटी, ठीक है। जेड, हाँ तभी आएगा जब ये इंटीरियर बन जाएगा।
और अगर यहाँ पे हम कुछ 1/3 टाइप का एलिमेंट रखेंगे तो वो तो ऑलरेडी इसके अंदर है। और अगर कुछ, हाँ ठीक है, ये सारे फाइनाइट ही बनेंगे क्वेश्चन ग्रुप, दिख ही रहा है हमें। कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे रखो, समझने वाली बात ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे 2/3 लिया था ना, उसके साथ हम क्यू मॉड जेड का कोई भी एलिमेंट ऐड करें, कोई एलिमेंट लो क्यू मॉड जेड का, जैसे 17/19 ले लिया। अब ये एलिमेंट इसके अंदर कब जाएगा ऐड होके, जब इसके अंदर चला जाएगा तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा ना एज ए कंप्लीट। यस मैम। 2/3 बन जाना चाहिए ये पूरा, ये इसके इक्वल आ जाना चाहिए। इसको आपको 19 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे क्यू मॉड जेड के एलिमेंट्स बिहेव करते थे। फाइनाइट होगा हर एक सब ग्रुप, और हर ऑर्डर का आपको सब ग्रुप मिल जाएगा। अब बात आती है कि क्यू अंडर एडिशन के किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होंगे क्या, क्या इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप्स कभी क्यू मॉड जेड क्यू अंडर एडिशन के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होंगे? तो ये आपको सोचना है और बताना है कि होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। क्यू अंडर एडिशन के सब ग्रुप कैसे होते हैं? कोई फाइनाइट सब ग्रुप है इसके पास? यस मैम। कौन सा फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है क्या इसके पास? क्यू अंडर एडिशन मतलब रैशनल्स अंडर एडिशन। मैम एक की फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट ऑर्डर वाले एलिमेंट है, नहीं होंगे मैं सिर्फ। हाँ नहीं होंगे ना, क्योंकि उसके पास फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट नहीं है, फाइनाइट ऑर्डर के सब ग्रुप नहीं है, इसलिए ये और ये आपस में कभी आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन ग्रुप बन रहे हैं ये सारे फाइनाइट ऑर्डर के बनेंगे, और इसके पास कोई फाइनाइट ऑर्डर का नहीं है एक्सेप्ट आइडेंटिटी, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है। मतलब बी ऑप्शन मतलब जो भी है, समझ गए ना, एग्जैक्टली वन होमोमॉर्फिज्म ही आएगा। मतलब नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कोई नहीं आएंगे, केवल एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैं इस बार ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। बहुत ज्यादा ही पूछे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और फॉल्स को देखो बोल्ड में कर देते हैं, अब कोई ना देखे तो उनकी गलती नहीं है। 20 में बी और सी में पता चल रहा है कि ये तो आ ही नहीं सकते ना, इनमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यस मैम। ये क्वेश्चन वैसा ही है कि अब इसमें दो अपने आप ही कट रहे हैं। एस इज अ सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस, हाँ सबस्पेस बनेगा, क्यों, क्या दे रखा है इन्होंने, एक मैट्रिक्स है उसकी ऐसी ऐसी एंट्रीज। अगर मैं जनरल सा लेके आपको बताऊँ A12 A13, फिर मान लिया आप हो या सो गए हो? टाइम भी नहीं हो गया है, मैम, 2:04, तो मेरे जाने का समय भी हो गया। ये एक्चुअली गलत हो गया। अच्छा, इसलिए शांत हो। बी और सी में हाँ मैं बहुत गलत हो गया मैम। आई जे इज इक्वल टू आर एस तब होगा जब आई प्लस आर जे प्लस एस के बराबर होगा। यानी ऐसे भी देख सकते हो, मैंने तो इसको ऐसे देख लिया था, आई माइनस जे एस माइनस आर के बराबर हो जाए। यस मैम, मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने भी ऐसा ही देखा था, पर हम्म, ना जाने क्यों गलत कर दिया। न जाने क्यों। हाँ। जे माइनस एस, क्या बात कर रहे हो, कौन सा वाला बराबर होगा? 5x5 में खैर देखना था, मैंने 3x3 में बता दिया आपको। आ, अच्छा, आई माइनस जे, ठीक है, एस माइनस आर, ये तो बराबर नहीं हो रहे हैं, ये तो नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं क्या? मैम डायगोनल लिमिट्स सब बराबर हो जाएगी, 1 - 1 0, 2 - 2 0। हाँ और बाद ये में तो हो ही मैम, जाएंगे, हाँ ये तो हो ही जाएंगे। और उसके मतलब ऐसे डायगोनल लेते जाएंगे मैम हम, A12 A2 3। फिर आप इनको काउंट कर लोगे, बीच वाला 1 है, ऊपर n-1 पड़े, नीचे n-1 पड़े, इस तरीके से आप जनरली भी काउंट कर सकते हो और इसकी डायमेंशन बता सकते हो। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 2n-1, 2 5 जे 10, 2n-1 की 2n+1, 2n 2n+1 होगा मैम। नहीं नहीं, होगा, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे।
ये नहीं आ रहे इक्वल, कुछ अलग है ये चीज। ये दोनों तो नहीं आ रहे। हाँ डायगोनल तो आ रहे हैं, वो तो ठीक है। हाँ मैम, मेरे को यही लगा, क्योंकि मैम देखो सिर्फ ये नहीं होगा कि वो क्रॉस डायगोनल में भी आएगा, कुछ कुछ ऐसा भी आएगा जो सेम होगा। मेरे को भी ऐसा ही लगा, तो इसलिए मैंने वो सी को चूज किया ये था। ऐसे आएगा ये देखो, ये ऐसे आएगा, ये आएंगे, ठीक है। अब ये है 3 2 2 3, ये आएंगे क्योंकि 2 - 3 2 - 3 ये सेम है। एक में डायरेक्ट रिवर्स, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, एक में रिवर्स सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है, ठीक है। 1 - 3 3 - 1, एक ये आएंगे। और ये तो चलो अपने हैं ही अलग अलग, ये दोनों मतलब आएंगे, बात ठीक है आपकी। ये एक एक श्रेणी में आएंगे। पर इस तरीके से तो नहीं किया था मैंने एग्जाम में। पता नहीं क्या ही किया था। हम इसका ऑप्शन भी ऑप्शन आता, सर। आंसर मेरे को तो सी, बताओ। मतलब 11 मेरे को नहीं ही आप लगा ये था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह देखो ना इसको। सिमेट्रिक, आपको सिर्फ नीचे नीचे वाले काउंट करने हैं, बस इतना ध्यान दो। इस सिमेट्रिक के अंदर जो ऊपर वाली एंट्रीज नीचे वाले पे डिपेंडेंट होती हैं, उस तरीके से है ये, ठीक है ना। 1 2 2 1 ये वाली एंट्री सेम होंगी, 1 3 3 2 ये वाली एंट्री सेम होंगी। इस तरीके से चल रहा है ये। तो एक तो ऊपर ऊपर वाली काउंट करनी है, फिर ये डायगोनल वाली भी सेम होंगी। तो डायगोनल में केवल आपको 1 काउंट करना है, और डायगोनल से ऊपर कितनी एंट्रीज होती हैं, एन इंटू, सॉरी डायगोनल से ऊपर होती हैं n × n - 1/2। हाँ ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी, 1 + 5 × 4/2। तो 2 2 जा 5 2 जा 10 और 1 11 है। अच्छा फॉल्स पूछा हुआ है, ठीक है फिर तो ठीक है। 11 सही होगा और बी फॉल्स है, ठीक है। तो मतलब फॉल्स। मेरा गलती हो गया। एक तो इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह आप हाफ देखो ऊपर ऊपर वाली, और डायगोनल पे जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो डायगोनल के अकॉर्डिंग एक ही इंडिपेंडेंट एंट्री आएगी, उसको देखो, और उसके ऊपर प्लस n × n - 1/2 काउंट करें। आई डोंट नो एग्जाम में मैंने क्या किया था, कैसे किया था, हो सकता है गलत भी कर दिया हो, पता नहीं। बट ये मैट्रिक्स इसी तरीके से देखी जाएगी, पहले गलत देख रहे थे हम, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं आपको कल कराऊंगी, क्योंकि आज शाम को तो मुझे बाहर जाना है कहीं। हम कल कितने बजे होगा? कल आप लोग बता देना मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी हो जाएगा। मैम यही टाइम अच्छा है, दोपहर वाला। और मैम आप किस टाइम, मतलब